हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू डिफेंस वाला। माय नेम इज दानिश जफर। क्या आपको मेरी आवाज आ रही है और मैं दिखाई दे रहा हूं? अगर सब कुछ एकदम बेहतरीन है तो चीते की फुर्ती के साथ एक जय हिंद दीजिए। जय हिंद के साथ शुरू करेंगे हम अपनी आज की क्लास। बहुत तेज चीते की फुर्ती के साथ आ जाओ। ठीक है, तो अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा इस बैच में? ऑल अबाउट इंग्लिश इन एनडीए। तो मैं सबसे पहले आपसे जानना चाहूँगा, आप में से कौन कौन है बिल्कुल ईमानदारी से सच्चे फौजी की तरह मुझे बताइए कि आप में से कौन कौन है जो अभी शेड्यूल फॉलो कर रहा है और रीडिंग कर रहा है। दोनों चीज़ें जो कर रहा है वो मुझे बताइए ईमानदारी से, बिल्कुल सच्चे फौजी की तरह। ठीक है, ये जो कर रहा है मुझे बताओ ज़रा फटाफट। हम्म, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बेसिक्स ऑफ इंग्लिश ग्रामर में हमने पार्ट 1 कर चुके हैं अल्टीमेटली। ठीक है, तो इसकी मुझे उम्मीद है आपने डीपीपी लगाई होगी। डीपीपी का एक बार स्कोर अपना शेयर कीजिए कि आपके कितने नंबर ऑफ क्वेश्चन सही हुए, कितने में से। ठीक है, ज़रा फटाफट मुझे बताइए। आज की जो क्लास है बेसिक्स ऑफ इंग्लिश ग्रामर पार्ट 2, इसमें सबसे पहले तो हम करने वाले हैं रिवीजन लास्ट क्लास का। फिर आज के हम जानेंगे न्यू कॉन्सेप्ट्स, और हमेशा की तरह कुछ वोकेबलरी भी आपका इंतज़ार कर रही है। ठीक है दोस्त, तो 17, 18, 19 इज़ अ वेरी गुड स्कोर आउट ऑफ 20। 15 या 15 से ऊपर जितनों का आया है ठीक चल रहा है। ठीक है, 15 या 15 से ऊपर, वैसे भी बहुत आसान क्वेश्चंस थे तो मुझे उम्मीद है आपने बढ़िया से कर लिया होगा। ठीक है, तो अभी हम बात करने वाले हैं आगे, रिवीजन करेंगे सबसे पहले। तो लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था कि अंग्रेजी भाषा वर्क कैसे करती है। मैंने आपको बताया था एक सब्जेक्ट और एक वर्ब का होना ज़रूरी है, और हमने 3 रूल इसके बेसिस पे किए थे, जिसमें से सबसे पहला रूल था बेसिक्स ऑफ सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट, जो आपको बताता था कि अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर लगाएंगे, सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल लगाएंगे। पहला रूल था। इसके कुछ एक्सेप्शंस कराए थे, अगर आप नोट्स पर नजर डालेंगे आपको क्लैरिटी आ जाएगी। दूसरा दूसरा रूल था कि मैंने आपको पढ़ाया था, जहां पे भी आपको दिख जाए डिड डू डस तो जान लीजिए ये ऑक्सिलरी वर्ब है। या तो ये मेन वर्ब की तरह काम करेगी, अपना एक्चुअल मीनिंग बताएगी, या फिर क्या होगा, ये हेल्पिंग वर्ब की तरह काम करेगी। तो हेल्पिंग वर्ब का काम होता है टेंस बताना, और साथ में एक और वर्ब आती है, और डिड डू डस के केस में वो वर्ब हमेशा, कोई एक्सेप्शन नहीं है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी। तो डिड हो, डू हो, डज हो, हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इसके साथ आप यूज कीजिए। फर्स्ट फॉर्म कौन सी वाली? प्लूरल वाली। ऐसा 3 मौकों पे आपको देखने को मिलेगा, अगर सेंटेंस इंटैरोगेटिव है तो भी, अगर सेंटेंस नेगेटिव है तो भी, और अगर आप एम्फेसाइज कर रहे हैं किसी चीज पे तो भी। तीसरा रूल मैंने आपको पढ़ाया था हैव। मैंने बताया था हैव, हैज, हैड, हैविंग एक और दूसरी ऑक्सिलरी वर्ब है, जो कभी मेन वर्ब और कभी हेल्पिंग वर्ब की तरह काम करती है। जब वो मेन वर्ब की तरह काम करती है तो बताती है अपना एक्चुअल मीनिंग, और इसके मल्टीपल मीनिंग्स होता है ना, ऑब्टेन, ईट, ड्रिंक, बहुत सारे मीनिंग्स हो सकते हैं। फिर मैंने आपको बताया था जब भी ये मेन वर्ब होगी तो कभी हेल्पिंग वर्ब होगी, तो कभी अकेले नहीं आएगी, अपने साथ हमेशा एक मेन वर्ब लेगी, और वो मेन वर्ब हमेशा थर्ड फॉर्म होगी। हैव के साथ कभी भी कोई वर्ब लगाएं, थर्ड फॉर्म। कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि हैव कॉजेटिव हो जाता है। आज हम कॉजेटिव पे रोशनी डालेंगे, गहराई से कॉजेटिव को समझेंगे। ठीक है, तो जब ये हैव कॉजेटिव हो जाता है तो अपने साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लेता है। वहां पे सब्जेक्ट काम नहीं कर रहा होता, सब्जेक्ट अपना काम किसी और से करवा रहा होता है। और इसके भी मल्टीपल एग्जाम्पल्स दिए थे हमने। इन सारे रूल्स पे क्वेश्चंस लगाए हैं, डीपीपी लगाई है। मुझे उम्मीद है यहां तक आपको एकदम क्लैरिटी है, और अब हम बात करने वाले हैं नए रूल्स पे। इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू? शैल वी मूव फर्दर?
हाँ ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी भी आपके दिमाग में बहुत सारे सवाल हैं, सर आप ये पढ़ाओगे नहीं पढ़ाओगे, ये चीज़ पढ़ाओगे, एक्टिव पैसिव पढ़ाओगे, नरेशन पढ़ाओगे, डायरेक्ट इनडायरेक्ट पढ़ाओगे, ये पढ़ाओगे वो पढ़ाओगे, पॉजिटिव बताओगे, ये बताओ। तुम्हें इस चक्कर में पढ़ना नहीं है। मैं तुम्हें क्या बता रहा हूँ, देखो अंग्रेजी, एक बात तो मानोगे ना, कोई भी भाषा 3 महीने में नहीं सीखी जा सकती है ना। 3-4 महीने में किसी भी चीज़ में आप महारत हासिल नहीं कर सकते, पर आप एग्जाम के लिए तैयारी कर सकते हैं ना। मैं आपको, भाई मुझे सालों लग गए अंग्रेजी पढ़ने में। एमए किया, एमफिल किया, पीएचडी किया इंग्लिश में, सर्टिफिकेशन लिया एरिजोना स्टेट यूनिवर्सिटी से, सालों लग गए यार। और आप भी पढ़ता हूँ, तो मैं कैसे कह दूंगा 3-4 महीने में तुम अंग्रेज बन जाओगे। पर एग्जाम की तैयारी तो कर सकते हो। 50 क्वेश्चन तुम्हारे एग्जाम में आए तो उसमें से 45 तो बना सकते हो ना, 40 तो बना सकते हो ना। हर साल बच्चे बना रहे हैं, तो मैं उसी पे तुम्हें वर्क करा रहा हूँ। तुम्हें किस चीज़ पे काम करना है, जो मैंने बताया बस तुम्हें वो करते जाओ। तुम्हारा अपने आप पेपर तैयार होता जाएगा और अंग्रेजी अच्छी होती जाएगी। सटल नुआंसेस में अगर तुम जाओगे तो देखो कोई हद ही नहीं है। मैं आज भी जा रहा हूँ, आज भी कर रहा हूँ इस पे काम, हर दिन पढ़ता हूँ, हर दिन पढ़ता हूँ, हर दिन वोकैब भी अपनी इम्प्रूव करता हूँ, हर दिन ग्रामर पे भी काम करता हूँ, हर दिन क्वेश्चंस बनाता हूँ। ठीक है, तो ये चीज़ तुम्हें समझनी है। मैं हम टारगेट कर रहे हैं एग्जाम को, 4 महीने में तुम अंग्रेज नहीं बनोगे, तो तुम्हें जितना जितना मैं कराते जाऊँ बस उसको प्रैक्टिस के साथ तैयारी कर लो। और मैं तुमसे वादा करता हूँ इस बात का कि भाई तुम्हारा पेपर क्लियर हो जाएगा। रीडिंग करते रहो, शेड्यूल लगाते रहो। आते ही सबसे पहली बात रीडिंग की करता हूँ, शेड्यूल की करता हूँ, ये 3 चीजें कर लो यार। बस तुम्हें इसके अलावा नहीं जाना है, सर ये पढ़ाओगे वो पढ़ाओगे। इट इज नॉट योर टेंशन कि मैं क्या पढ़ाऊंगा, ये मेरी टेंशन है कि मैं क्या पढ़ाऊंगा। तुम्हारी टेंशन ये है कि जो मैंने पढ़ाया वो तुमने तैयार कर लिया या नहीं, बस इतनी टेंशन तुम्हें लेनी है कि जो इस आदमी ने पढ़ाया हमारा तैयार है या नहीं, इतनी टेंशन तुम ले लो, बस हो गया तुम्हारा काम। चलो अब बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं किसकी, बेसिक्स। अब देखो ये तो ऐसा कर लो कि तुम मुझे बता दो पूरा सिलेबस कि सर ये पढ़ा दो, है ना, और लिख के दे दो मेरे को कि हम बरी हैं सर, आप हमें ये पढ़ा दो, हमारी जिम्मेदारी है पेपर निकले नहीं निकले, आप पेपर में फंसे या ना फंसे, पर ये पढ़ाया हुआ आप ये पढ़ा दो, या तो ये कर लो। मैं जिम्मेदारी ले रहा हूँ ना, मैं आई एम द कैप्टन। मैं देख रहा हूँ कि जो मैं पढ़ा रहा हूँ वो आएगा एग्जाम में। तुम खुद बोलोगे, मैं नहीं बोलूंगा, तो मैं तुमसे पूछता हूँ हर बार आके, बताओ जो जो मैंने पढ़ाया तो उसमें से कितना आया। बच्चा अपने आप बोल रहा है 100 आया, 100 आया सर, 100 आया, क्या करूँ फिर मैं। ठीक है, तो मुझे वही स्ट्रैटेजी करना पड़ेगी भाई। ये सब तुम बच्चों की स्ट्रैटेजी है दी हुई, जो रिपीट कर रहे होंगे वो जानते हैं इस चीज़ को। चलो, तो रिवीजन हो गया लास्ट क्लास का। आज हम पढ़ने वाले हैं क्या, गेट। इनको तुम जानते होगे, एक होता है गेट, एक इसकी बहन होती है गेट्स, एक इसकी मम्मी होती है गॉट, के पापा होते हैं गॉटिन, की चाची गेटिंग। कौन है ये, कौन है ये, है कॉजेटिव वर्ब। बात यह है कि सर ये कॉजेटिव वर्ब क्या होती है। तो भाई कॉजेटिव वर्ब एक ऐसी वर्ब होती है जो कभी तो काम करती है मेन वर्ब की तरह, समझ रहे हो, और कभी ये काम करती है कॉजेटिव वर्ब की तरह। तुम कहोगे सर सवाल तो वही खड़ा है ना कि पॉजिटिव वर्ब होती क्या है। पॉजिटिव वर्ब का मतलब है एक ऐसी वर्ब जो आपको दो चीजों के बारे में बताती है। एक तो ये आपको टेंस आइडेंटिफिकेशन कराती है, दूसरा इसका काम क्या होता है, पॉजिटिव होना। तुम कहोगे फिर ये वर्ड आ गया पॉजिटिव, सर पॉजिटिव वर्ब करती क्या है। भाई पॉजिटिव वर्ब का मतलब होता है जब सब्जेक्ट अपना काम खुद ना करके किसी और से करवाता है। जैसे आप गए किसी क्या ना, किसी के ऑफिस में गया, कमिश्नर साहब के ऑफिस में या किसी बड़े अधिकारी के ऑफिस में बैठे हैं, प्यास लग गई तो तुम ये थोड़ी, कमिश्नर साहब पानी लाओ जरा 2 गिलास मेरे लिए, और छोटा भाई आया पानी पिलवानी पिलवाओ। ठीक है, तो ये नहीं कहोगे पानी लाओ, कहेंगे सर पानी मिल सकता है, पानी पिलवा सकते हैं। आप ये नहीं कह रहे तुम पिला दो, पिलवा सकते हैं। तो ये पॉजिटिव होता है। तो पॉजिटिव का मतलब है जब सब्जेक्ट अपना काम खुद नहीं करेगा, किसी और से करवाएगा। ठीक है, जैसे आप किसी से कहते हैं भाई हमारा ये वाला काम करवा दो यार, वकील साहब ये वाला केस जितवा दो, ये थोड़ी वही जाके केस जीत जा, तो बाप का केस थोड़ी यार ऐसे जाके जीत जाएगा। जितवा देंगे, करवा देंगे, करवा दीजिएगा, है ना। ये सारी चीजें यूजुअली हम यूज करते हैं पॉजिटिव के लिए। तो पॉजिटिव क्या है, एक टेंस आइडेंटिटी बताता है और साथ साथ ये बताता है कि सब्जेक्ट गेट्स इट्स वर्क डन, किसी और के थ्रू करवाता है।
और कभी अकेले नहीं आती। जब भी ये कॉजेटिव होती है कभी अकेले नहीं आती, अपने साथ एक मेन वर्ब लेगी। क्यों लेगी मेन वर्ब? अरे ये तो सिर्फ पॉजिटिव है ना, ये तो सिर्फ ये बताएगी कि कौन काम करवा रहा है, कैसे करवा रहा है, काम क्या है, एक्शन क्या है, वो तो मेन वर्ब बताएगी। तो वो मेन वर्ब आप याद रखिए, इसके दो केसेस होते हैं। कैसे दो केसेस होते हैं? या तो गेट साथ में आता है और साथ में आती है थिंग, और अगर थिंग आ जाती है तो वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाती है। समझे? कभी कभी कहानी थोड़ी सी उल्टी पड़ जाती है, गेट आता है और गेट के साथ पर्सन आ जाता है। तो पर्सन आ जाता है तो बड़ा आसान है, टू लगा के फर्स्ट फॉर्म लगा दोगे। इसे अंग्रेजी भाषा में वैसे इन्फिनेटिव कहते हैं, आगे आप जानेंगे। इन्फिनेटिव जीरेंट पार्टिसिपल पे पूरी क्लास है एक। फिलहाल आपको जाना है कि टू के साथ फर्स्ट फॉर्म आती है। कोई पूछे क्या होता है तो इन्फिनेटिव होता है, बस इतना याद रखो। टू के साथ फर्स्ट फॉर्म आ जाती है, गेट प्लस पर्सन प्लस टू प्लस फर्स्ट फॉर्म। कैसे? देखो भाई, एक तो देखो ये वाली बात होती है, आई रिपेयर माई बाइक। इसका मतलब है कौन कर रहा है मेरी बाइक रिपेयर? मैं कर रहा हूं, मैं अपनी बाइक रिपेयर करता हूं। अगर मैं किसी से करवा रहा हूं तो मुझे कहना पड़ेगा आई गेट माई बाइक रिपेयर्ड। गेट के साथ थर्ड फॉर्म, गेट प्लस थिंग प्लस थर्ड फॉर्म, ये फॉर्मेट बनता है। ठीक है, अब देखो ये लड़की है, इसकी बेचारी की शादी नहीं हुई है, तो शी वॉशेस हर क्लोथ्स। समझ रहे हो क्या हो रहा है? लड़की अपने कपड़े खुद धो रही है, शी वॉशेस हर क्लोथ्स। बट यहां लड़की की शादी होती है, तो शी गेट्स हर क्लोथ्स वॉश्ड। और ये यहां क्या कर रही है? ये अपने कपड़े धुलवा रही है। शी गेट्स हर क्लोथ्स वॉश्ड। किससे धुलवा रही है ये बताना है आपको जल्दी से, कौन किससे धुलवा रही है? फटाफट बताओ, जल्दी से बता दो, कमेंट बॉक्स खोल दिया। ए है सक्षम, सक्षम, ये क्या तुमने सब बर्बाद कर दिया। बैठ! अरे मैं तुम्हें ऑफिसर देखता हूँ यार, मैं तुम्हें क्या देखता हूँ, मैं तुम्हें देखता हूँ ऑफिसर आ रहा है। समझ रहे हो? लेफ्टिनेंट, तू कपड़े धो रहा है, हस्बैंड से नहीं धुलवाती है भाई, लड़का लेफ्टिनेंट है, नौकर हो सकता है घर पे, लॉन्ड्री पे धुलवा सकती है, लॉन्ड्री पे धुलवाएगी और बढ़िया लगेगा, लोगों का बिजनेस भी चलेगा। ठीक है, धोबी घर बुलवा के उसको दे सकती है, जो वॉशर मैन होता है उसको दे सकती है। क्या है भाई, शी गेट्स हर क्लोथ्स वॉश्ड। जरूरी है पति ही धोएगा? मेंटालिटी ठीक करो, मेंटेलिटी ठीक करो अपनी। तुम्हें ऑफिसर बनना है, तुम कपड़े नहीं धोगे। मुझे पता है तुमने देखा होगा ऐसे आसपास वाले जो धो देते होंगे कपड़े, पर ऑफिसर को और भी काम होते हैं ना। मोहब्बत में तो तुम सब धो दोगे, कोई बात नहीं है, पर यहाँ तो रोज के कपड़े धुलने हैं ना यार। समझ रहे हो ना? हाँ, तो सोच जरा बड़ी रखनी है अपनी मेरी क्लास में, है ना? ऐसे नहीं करना है। नाम घर वालों ने सक्षम रखा है, तू कपड़े धो रहा है, अच्छा नहीं लगेगा सक्षम। हाँ, आगे आ जाओ। तो शी वॉशेस हर क्लोथ, शी गेट्स हर क्लोथ वॉश। तो पॉइंट क्या है कि यहाँ पे ये काम खुद कर रही है और वहां पे किसी और से करा रही है। जैसे मैंने कहा, द रोड इज गेटिंग कंस्ट्रक्टेड। आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, रोड बनवाई जा रही है, गेटिंग के साथ थर्ड फॉर्म आई, रोड इज गेटिंग कंस्ट्रक्टेड। रोड क्या बताया आपने? गेटिंग के साथ कौन सी फॉर्म आई? थर्ड फॉर्म, बनवाई जा रही है। अब आप ये भी लिख सकते हैं बाय म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, बाय द गवर्नमेंट, किसी के द्वारा भी लिख सकते हैं। या फिर ही गॉट अ मैन किल्ड। इसने एक आदमी मरवा दिया, ही गॉट अ मैन किल्ड। तो यहाँ पे आदमी से नहीं मरवाया है, ये आदमी है, इसे थिंग की तरह यूज किया जा रहा है। समझने की कोशिश करना, यही भावना है इसमें समझने वाली। ही गॉट, इसने क्या करवाया? इसने मरवा दिया एक आदमी, इसने मरवाया है। किसको मरवाया? ये थिंग की तरह, ऑब्जेक्ट की तरह यूज हुआ, याद रखना। समझे? अब अगली बात देखो, इस बात को यहां कंटिन्यू करेंगे तो और क्लैरिटी के साथ समझ में आ जाएगी। जैसे अगर ये कहता ही गॉट अ मैन
टू हेल्प हिम इन हिज क्राइम्स। जैसे पुरानी मूवीज में दिखाते थे ना, एक गुंडा होता था खतरनाक, उसका एक साथी होता था, हमेशा साथ रहता था, बहुत साथ देता था। तो ही गॉट अ मैन, इसका मतलब है उसके पास एक आदमी है। यहां थोड़ा मीनिंग समझना पड़ेगा, किस चीज के लिए? टू हेल्प हिम। तो टू लगा के फर्स्ट फॉर्म आ रही है, इसकी मदद करने के लिए। तो यहां पे डिफरेंस क्या है? ही गॉट अ मैन किल्ड। यहां पे इसने ही एक आदमी को मरवाया, यहां पे इसने कोई काम नहीं किया है। ही गॉट अ मैन, इसके पास बस एक आदमी है, काहे के लिए है? टू हेल्प हिम, जो मदद करता है उसकी, उसके क्राइम्स में। ये डिफरेंस है इन दोनों सेंटेंस में। अब ये मत सोचना सर यहाँ पे भी पर्सन है, इसलिए इंग्लिश में कुछ रटे रटाए रूल नहीं होते हमेशा, ये ब्रेक हो सकता है। मीनिंग सेंस सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हमेशा से था और हमेशा से रहेगा जब भी हम बात लैंग्वेज की करते हैं। अगला सेंटेंस देखिए। ही गेट्स हर बॉयफ्रेंड। अब देखो यहाँ पे गेट गॉट, ये यहाँ पे कैसा सेंस देगा? ये यहाँ पे परसुएड का सेंस देगा। परसुएड का मतलब क्या होता है? रिझा देना, किसी को रिझाना, किसी को रिझाना परसुएड हो जाता है। ठीक है, तो जैसे मैंने कहा, शी गेट्स हर बॉयफ्रेंड टू पे हर बिल्स। उसके पास उसका बॉयफ्रेंड है बिल पे करवाने के लिए। वो ऐसे कह देती है, देखना आज मैं बात नहीं कर पाऊंगी तुमसे, रिचार्ज मेरा खत्म हो गया ना, वीडियो चैट नहीं हो पाएगी। अब 899 का रिचार्ज होता है, मेरे पास अभी पैसे भी नहीं है, पापा से मांग नहीं सकती ना। कल ही पापा ने मेरे को नई ड्रेस दिलाई है, तो मैं सोच रही थी क्या करूं। चलो कोई नहीं, मैं करूंगी ना, 2-3 दिन में बात करते हैं। 2-3 दिन में? अरे रुको, मैं 899 का, भाई इसने कैसे करके 899 का रिचार्ज कराया, उधार मांग के कुछ भी करके, बड़ी ज़रूरत दिखा के 899 का रिचार्ज कराया। ठीक है, वो थैंक यू वेरी मच, बात करेंगे आज हम। 5 मिनट बात करी, बहुत अच्छी हो, थैंक यू यार, तुम बहुत अच्छे हो, इसी में खुश हो गया। अच्छा ठीक है, मैं जा रही हूँ, मैंने रिचार्ज इसलिए नहीं कराया था कि तुमसे बात करनी, मेरा इतना सारा काम पड़ा है, सर के लेक्चर्स हैं सारे देखने हैं, डीपीपी लगानी है, सब पढ़ना है, समझा करो। तो हम भी ना रिचार्ज करा दे तो सारा बात तुमसे ही करूंगी क्या? चलो बाय। ठीक है, तो भाई 899 5 रुपए की 5 मिनट की वीडियो चैट हो गई इसकी। और क्या हुआ? शी गेट्स हर बॉयफ्रेंड टू पे हर बिल्स। तो यहाँ पे इसने परसुएड कर लिया, फोर्स नहीं किया, रिझा लिया। तो रिझाने के लिए ये वाली बात आती है। जैसे आई एम गेटिंग अ मिनिस्टर टू पास माई प्रोजेक्ट। आई एम गेटिंग अ मिनिस्टर टू पास माई प्रोजेक्ट। का मतलब क्या हुआ? कि हम, मेरे पास एक मंत्री जी हैं, या मैं एक मंत्री जी को रिझा रहा हूं, किस चीज के लिए? कि वो मेरा प्रोजेक्ट पास कर दें। तो खुद नहीं कर रहा हूं मैं, पास प्रोजेक्ट नहीं कर सकता, पर मंत्री करवा सकता है किसी अधिकारी से। सो आई एम गेटिंग अ मिनिस्टर। तो गेटिंग के साथ क्या आ रहा है? टू पास। तो मैंने आपको क्या पढ़ाया यहाँ तक? मैंने आपको पढ़ाया अभी सिर्फ पॉजिटिव, क्योंकि आप पॉजिटिव के लिए मरे जा रहे थे, तो पॉजिटिव भाई पहले समझ लो। पॉजिटिव का मतलब क्या होता है? कि सब्जेक्ट काम खुद नहीं करेगा, किसी दूसरे से कराएगा। हैव में भी आप देखेंगे जब पॉजिटिव पढ़ाया हमेशा ये हो रहा है, सब्जेक्ट काम नहीं कर रहा है, किसी और से करा रहा है। ठीक है, तो अगर बीच में थिंग आ रही है तो थर्ड फॉर्म लगा देना। और पर्सन आ रहा है तो ये देखना पड़ेगा कि वो पर्सन से काम करा रहा है या पर्सन का ही काम हो रहा है। जैसे यहाँ पे पर्सन का काम हो गया, इसको मरवा दिया, ठीक है, इसने नहीं मारा। ये बस आपको देखना है। इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू? समझ में आ गया तो बता दीजिए, डाउट है तो पूछ लीजिए। बहुत शानदार, आगे बढ़ते हैं। अब आ जाते हैं कि भाई जब ये मेन वर्ब होती है तो कितनी आसान सी बात है भाई, जब भी कोई वर्ब मेन वर्ब होती है वो क्या बताती है? बताओ क्या बताती है? जब भी कोई वर्ब मेन वर्ब होती है तो वो बताती है अपना एक्चुअल मीनिंग। तो भाई इसका एक्चुअल मीनिंग क्या है, इस पे बात कर लेंगे अभी। पहले इसकी फॉर्म समझ लेते हैं। तो देखो, ये वाली है इसकी फर्स्ट फॉर्म, ये वाली है इसकी सिंगुलर फॉर्म,
ये वाली इसकी सेकंड भी है और थर्ड भी है, ठीक है, ये वाली है इसकी सिर्फ थर्ड फॉर्म, ये आई। तुम कहोगे सर ये वाली बात तो मेरे को पता है, आपने हैव में पढ़ा दिया कि कोई वर्ब अगर सेकंड और थर्ड फॉर्म दोनों है तो मुझे कैसे पता चलेगा। तो मैंने बताया था 2 नंबर का आदमी हमेशा अकेला रहता है, अगर वो सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब है तो उससे पहले कोई दूसरी वर्ब नहीं होगी, अगर वो थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब है तो उससे पहले वर्ब होगी। कैसे याद रखोगे, 2 नंबर का आदमी अकेले रहता है, ठीक है। तो ये बात तो आपने मेरे साथ हैव में जान ली थी, किल्ड, स्लेप्ट, कई सारे एग्जाम्पल दिए थे। लेकिन ये गॉटन कौन है, इसकी चिंता ही नहीं करनी है ये आपके सिलेबस में ही नहीं है, आएगा ही नहीं, बस फिर भी मैंने बता दिया क्योंकि ये क्या है, आउटडेटेड है। आउटडेटेड का मतलब है अगर आप कुछ पढ़ेंगे किसका, अगर आप कुछ पढ़ेंगे शेक्सपियर, चॉसर, जॉन मिल्टन, पुराने राइटर्स का पढ़ेंगे तो मोस्ट प्रोबेबली आपसे टकराएगा गॉटन। लेकिन जैसे ही आप बात करेंगे किसकी, गॉट की, तो ये यूनिवर्सल है, सेकंड फॉर्म थर्ड फॉर्म दोनों यूज होता है। तो मैंने इसलिए बता दिया, कहीं पढ़ो कुछ साथ में आए, कहीं एग्जाम में भी दिखे तो समझ लेना थर्ड फॉर्म है और आउटडेटेड है, गलत नहीं है पर आउटडेटेड है, अब हम इसको यूज नहीं करते बहुत ज्यादा, ठीक है। गेटिंग इसकी आईएनजी फॉर्म है, ठीक है। अब एक्चुअल मीनिंग क्या होता है, तो मैंने तुम्हें बताया था कि यार हैव इज इक्वल टू गेट होता है, लास्ट क्लास में बताया था ना, हैव का एक मतलब गेट भी होता है। तो भाई जितने हैव के मतलब हो गए सारे गेट के भी होते हैं, इसलिए इसके क्या मतलब होते हैं, हैव इज इक्वल टू गेट इज इक्वल टू मल्टीपल मीनिंग। कुछ सेंटेंस लिख रहा हूं, देखना हर सेंटेंस में अलग मीनिंग आएगा। गेट रेडी फास्ट, डोंट गेट मी रॉन्ग, आई एम गेटिंग गुड प्रॉफिट। हैव यू गॉट अ कार। अब जरा आप देखेंगे हर बार सेंटेंस में मीनिंग इसका अलग आ रहा होगा। जब आपने कहा गेट रेडी फास्ट, तो गेट का क्या मीनिंग आ रहा है, मीनिंग आपको बनाने। तो सबसे पहले मुझे गेट का मीनिंग बता दीजिए ताकि मैं लिख दूं कि गेट रेडी फास्ट में गेट का क्या मीनिंग आ रहा है, गेट रेडी फास्ट। हाँ जी, पाना वाना नहीं है यहाँ पे, हर जगह पाना नहीं होता है। गेट का मतलब कुछ बच्चों ने मुझे सही बताया, डू या बी जैसा आ रहा है, बी रेडी फास्ट या डू रेडी फास्ट, भाई जल्दी तैयार हो जा, यही तो आ रहा है, गेट रेडी फास्ट। चलो कोई बात नहीं, इस वाले का तो बता दोगे, डोंट गेट मी रॉन्ग। दूसरे वाले का बताओ, इस वाले का क्या मतलब है। जल्दी तो फास्ट लिखा हुआ है गधो, वगैरह डू गेट का मतलब जल्दी होता है। हाँ आप देखो, एक दो बच्चों ने बिल्कुल इसका सही जवाब बताना शुरू कर दिया मुझे। अंडरस्टैंड, जिसने अंडरस्टैंड लिखा है सेकंड वाले का, उनका सही हो गया, अंडरस्टैंड। तो क्या कह रहे, डोंट अंडरस्टैंड मी रॉन्ग, डोंट गेट मी रॉन्ग, मुझे गलत मत समझ लो, मुझे डोंट अंडरस्टैंड मी रॉन्ग। अच्छा भाई, यहाँ पे गेटिंग का क्या मतलब है, थर्ड वाले का बताओ। आई एम गेटिंग, आई एम गेटिंग गुड प्रॉफिट, क्या मतलब है। प्रूव करने की बात नहीं कर रहा, कंसीडर कह सकते हो, हाँ अंडरस्टैंड भी कह सकते हो, कंसीडर भी कह सकते हो, कंसीडर भी हो सकता है, डोंट कंसीडर मी रॉन्ग भी हो सकता है, डोंट अंडरस्टैंड मी रॉन्ग भी हो सकता है। आई एम गेटिंग गुड, यहाँ पे क्या बोलोगे, हाँ तो आई एम रिसीविंग की भी कह सकते हो, आई एम रिसीविंग गुड प्रॉफिट्स, आई एम रिसीविंग भी कह सकते हो, आई एम अर्निंग भी कह सकते हो, दोनों सही है, सेम है, आई एम रिसीविंग, आई एम अर्निंग गुड प्रॉफिट। और लास्ट वाले का क्या मतलब हो जाएगा, हैव यू गॉट अ कार, लास्ट वाले का बताओ। ऑप्टेनिंग भी कह सकते हो, टेकिंग भी कह सकते हो, सारे सेंस आ रहे हैं, इट इज ऑलवेज द सेंस दैट ट्रांसलेट्स।
हाँ जी, ओन, पजेस, ऐसा बोला। हैव यू गॉट अ कार का मतलब है हैव यू ओन्ड या फिर पजेस्ड अ कार। ठीक है। तो मैं आपको क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि गेट बिल्कुल हैव जैसा ही है, इसके भी मल्टीपल मीनिंग होते हैं, आप हर दिन इसको यूज भी करते हैं, और ये इंटरचेंजेबली हैव के साथ बहुत केसेस में यूज हो जाता है। मेन मुद्दा ये वाला है जो आप पहले समझ चुके हैं कि गेट के साथ या तो थर्ड फॉर्म लगाएंगे या फिर टू लगा के फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे। एक बच्चा पूछ रहा था कि सर टेंस आइडेंटिफिकेशन कैसे होगा। अबे कैसे क्या होगा, अबे कॉजेटिव वर्ब है, जहां जहां गेट लिखा है देख लो, जो गेट की फॉर्म होगी वही टेंस होगा। ये देखो ये बता रहा है कौन सा टेंस है, देखो यहां से टेंस पता चलेगा, ये बता रहा है प्रेजेंट टेंस है, इससे तो पता चल रहा है, इसी से पता चल रहा है प्रेजेंट टेंस है, इससे पता चल रहा है कॉन्टिन्यूअस टेंस है, सीधी बात। यहां से पता चल रहा है पास्ट टेंस है, इससे पता चल रहा है प्रेजेंट टेंस है, इससे पता चल रहा है कॉन्टिन्यूअस टेंस है, और ऐसे टेंस को आइडेंटिफाई कर रहे हैं। क्लियर है? इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू? सारा गेट से क्लियर हो गया तो हम आगे बढ़ सकते हैं क्या? परसुएड मैंने आपको बताया ना, परसुएड का मतलब होता है रिझाना। ये जो गेट है ना, गेट, ये परसुएड जैसा सेंस देगा, मतलब रिझाया, किसी चीज के लिए मनाया। जैसे देखो एक तो तरीका होता है किसी से कहते हैं ना, कितने बदतमीज हो तुम, सिगरेट पीते हो, आज के बाद मैं तुम्हारी शक्ल नहीं देखूंगा, थू। एक तो ये तरीका होता है बदतमीजी वाला। एक होता है कितने, यार यू जस्ट सी योर लिप्स, यू लुक सो गुड, आपके लिप्स कितने अच्छे हैं, कॉम्प्लेक्शन कितना अच्छा है, कितनी अच्छी फिटनेस है, सिगरेट पियोगे सब, इट डजंट लुक गुड ऑन यू, इट डजंट गो विद योर पर्सनालिटी। ठीक है, आई डोंट वॉन्ट यू टू स्मोक जस्ट बिकॉज यू हैव अ वेरी नाइस पर्सनालिटी, ब्यूटीफुल लिप्स, आई डोंट वॉन्ट यू टू स्पॉइल दैट। देखा यार कितनी अच्छी हो यार तुम, खाना छोड़ दूं, सिगरेट तो बड़ी छोटी चीज है, इतने प्यार से तुम खाना छोड़ दूं। तो ये क्या हो गया, परसुएट करा उसने। ठीक है, परसुएट, दिस इज कॉल्ड परसुएट। अब ठीक है, आगे बढ़ सकते हैं हम। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, अगला रूल, तो ये था भाई हमारा रूल नंबर 4। अब हम चलेंगे आगे और बात करेंगे रूल 5 की। रूल 5 बहुत आसान है, इसको जानते होगे तुम, देखो कितने आसान है। शेल, शुड, कैन, कुड, मे, माइट, बिल, वुड, ऑट टू। ये ऑट टू के साथ टू मस्ट होता है, हमेशा ही आता है। मस्ट, डेयर, नीड। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये जानते हो क्या है? ये सारे के सारे कहलाते हैं मॉडल्स। मॉडल नहीं है ये, मॉडल वो होता है ये मॉडल नहीं है, ये मॉडल है, मॉडल। मॉडल का मतलब क्या होता है? मॉडल एक तरह की वर्ब होती है, बस अभी आपको इतना याद रखना है। अगर आप अपना डिस्क्रिप्शन में जाके सिलेबस देखेंगे तो उसमें आपको मॉडल्स की क्लास दिखेगी। तो एक स्पेसिफिक क्लास है जिसमें मैं आपको बहुत गहराई से मॉडल्स पढ़ाऊंगा, जिसमें मैं आपको बताऊंगा शेल, शुड, मे, माइट, कैन, कुड में क्या डिफरेंस होता है, ये कैसे कैसे यूज होते हैं, कहाँ पे ऑट टू यूज करोगे, कहाँ पे मस्ट यूज करोगे, डेयर और नीड में क्या डिफरेंस होता है, ये कब मॉडल होंगे कब मॉडल नहीं होंगे, ये सब बताऊंगा तुम्हें। ठीक है, मे, माइट, विल, हर एक चीज को डिटेल में पढ़ाया जाएगा, पर वो मॉडल की क्लास में होगा। अभी आपको क्या याद रखनी है? अभी आपको बात याद रखनी है कि इस सब में एक सिमिलैरिटी है, मॉडल में, इन सब में एक सिमिलैरिटी है। कहीं भी कोई भी मॉडल आ जाए तो याद रखो अकेला नहीं आएगा, अकेला आएगा ही नहीं, अपने साथ हमेशा और हमेशा एक मेन वर्ब लेगा। क्योंकि मॉडल क्या होते हैं? हेल्पिंग वर्ब होते हैं, एक तरह के हेल्पिंग वर्ब होते हैं, और ज्यादा डिटेल इसकी मॉडल की क्लास में जाएगी। तो अभी बस इतना याद रखना है, कहीं भी दिख जाए जिंदा मुर्दा, कहीं भी, इनका कोई एक्सेप्शन नहीं, इसके साथ हमेशा
मेन वर्ब आती है, और वो मेन वर्ब हमेशा होती है फर्स्ट फॉर्म। फर्स्ट फॉर्म कौन सी वाली भाई? प्लूरल वाली। प्लूरल वाली कौन सी वाली? वही वाली जो डिड डू डज के साथ आज तक लगाते आए हो, वही वाली। समझ रहे हो? प्लूरल वाली जो डिड डू डज के साथ लगती है। इसके साथ तीन बहन भाई और हैं इसके जो मॉडल नहीं है, देखो इनको अलग से, अलग कलर से लिख रहा हूं ताकि समझ जाओ। लेट, मेक या मेड, या लेट की कोई और फॉर्म, लेटिंग, मेकिंग, कोई भी ऐसा कुछ भी कहीं आपको दिखे तो भाई इनके साथ भी यही सिमिलैरिटी है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। इनको मैंने इनके साथ क्यों लिखा? इसलिए नहीं क्योंकि ये मॉडल है, पर इसलिए कि रूल एक छोटा हो गया। ये रूल नंबर तुम्हारा 5 है, बड़ा छोटा हो गया। क्या कहीं भी मॉडल दिखे फर्स्ट फॉर्म लगा दो, लेट दिखे, मेक दिखे, मेड दिखे, लेटिंग दिखे, मेकिंग दिखे, इनमें से कोई भी फॉर्म दिखे इनके साथ भी फर्स्ट फॉर्म लगा दो। तो दोनों को एक जैसी ट्रीट करना ना, तो एक ही जगह बिठा दिया इन्हें, इनके साथ सबके साथ फर्स्ट फॉर्म लगानी है। अब देखो तुम एग्जाम्पल, पहले लेट से देख लेते हैं। आई विल नॉट लेट यू लीव, मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगा। तो भैया लेट के साथ कौन सी फॉर्म आ रही है? फर्स्ट फॉर्म आ रही है, लेफ्ट नहीं हो सकता। विल के साथ कौन सी फॉर्म आ रही है? फर्स्ट फॉर्म, लेट ही होगा, लेटिंग नहीं हो सकता, कोई और फॉर्म नहीं आ सकती। ठीक है, शी डिड नॉट लेट हर वर्क। तो वो डिड के साथ कौन सी फॉर्म? फर्स्ट फॉर्म, जैसा आपने सीखा आज तक, और लेट के साथ भी फर्स्ट फॉर्म। ये वर्कड नहीं हो सकता, वर्किंग नहीं हो सकता, वर्क्स नहीं हो सकता। ठीक है, ही मेड मी वीप ऑल डे, तुमने मुझे पूरे दिन रुलाया, उसने मुझे पूरे दिन रुलाया। तो मेड के साथ कौन सी फॉर्म आई? फर्स्ट फॉर्म। ये वेप्ट नहीं हो सकता, ये वीप्स नहीं हो सकता, ये वीपिंग नहीं हो सकता, ये वीप ही होगा। शी मेड मी वीप ऑल डे। ठीक है, वाई आर यू मेकिंग मी सफर, भाई मेरी वोट क्यों लगवा रहे हो, मुझे क्यों सफर करा रहे हो? तो मेकिंग के साथ भी फर्स्ट फॉर्म, लेट के साथ, मेक के साथ हमेशा फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब आएगी। और इन सब के साथ भी कोई भी मॉडल आप उठा लीजिए, जैसे वी ऑट टू रिस्पेक्ट और यूनिफॉर्म, हमें अपने यूनिफॉर्म की इज्जत करना चाहिए। तो दे रिस्पेक्ट ही हो सकता है, रिस्पेक्टेड नहीं हो सकता, कुछ और नहीं हो सकता। या फिर ही वुड हेल्प यू देयर, वो वहां तुम्हारी मदद करता। तो भाई वुड के साथ कौन सी फॉर्म? फर्स्ट फॉर्म। हेल्प्ड नहीं हो सकता, हेल्प्स नहीं हो सकता। ठीक है, आई मे नॉट कम टू नाइट, शायद मैं आज रात ना आऊं। तो मे के साथ फर्स्ट फॉर्म, हमेशा ऐसे याद रखिए। शेल वी मूव फर्दर, क्या हम आगे बढ़े? मैं अक्सर आपसे पूछता हूं ना क्लास में, शेल वी मूव फर्दर, तो शेल के साथ कौन सी फॉर्म? फर्स्ट फॉर्म। या वर्ब आएगी तो हमेशा फर्स्ट फॉर्म आएगी इन सभी के साथ, इतनी सी बात है। कभी कभी आप कंफ्यूज हो सकते हैं, जैसे मान लीजिए आपने सेंटेंस देखा, शी शुड हैव हेल्प्ड द पुअर, उसे गरीब की मदद कर देनी चाहिए थी। ठीक है, तो परेशान मत होना, ये भैया शुड के साथ तो हैव ही आया, हैव कौन सी फॉर्म है? फर्स्ट फॉर्म है। और अब तो गली का कुत्ता कुत्ता जानता है कि भाई हैव के साथ हमेशा कौन सी फॉर्म आएगी? थर्ड फॉर्म। तो ये जो हेल्प्ड आया है, ये शुड के कारण नहीं आया है, ये हैव के कारण आया है। शुड के कारण हैव आया है ना। अगला सेंटेंस एक और देख सकते हैं, ही माइट हैव रीच्ड बाय देन, शायद वो जब तब तक पहुंच गया था। तो माइट के साथ क्या आया? फर्स्ट फॉर्म आएगी। लेकिन हैव के साथ क्या आया? थर्ड फॉर्म आएगी। तो क्या बताया शॉर्ट में? शॉर्ट में क्या यार, इतना आसान है यार, क्या है?
इन सब को कहीं भी देखो आंख बंद करके फर्स्ट फॉर्म लगा दो बस, ताकि तुम कंफ्यूज ना हो वुड के बाद क्या लिखूं, आई वुड हेल्प लिखूं, नहीं नहीं होना है। जब भी लिखो पढ़ो हमेशा याद रखो इन सब के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और यही है तुम्हारा रूल 5। इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू? समझ आ गया? थम्स अप PW टाइगर बना दो। डाउट दुविधा शक तकलीफ दर्द या खाज तो पूछ लो। हाँ गुड। अब एक पढ़ाते हैं थोड़ा सा टेढ़ा रूल। टाइम कितना हो गया? अरे अभी तो बहुत टाइम है। देखो इसको जानते होगे तो, TO2 इसको तो जानते होगे, लेकिन टू के बाद क्या होता है? टू के बाद कभी फर्स्ट फॉर्म आ जाती है, कभी कुछ आता है। टू के बाद क्या क्या हो सकता है? टू इतना कॉमन है ना कि आप अगर 4 सेंटेंस लिखने की कोशिश करेंगे तो एक आध में टू फंस जाता है। और बड़ा कॉमनली अगर आप कहीं भी 8-10 सेंटेंस रीड करेंगे 2-3 में टू फंसेगा, तो टू को समझना जरूरी है। तो ये टू क्या है ना, तो आपको जानना है बेसिकली आफ्टर टू क्या है। वैसे तो आप किसी से पूछेंगे टू क्या होता है, लोग कहेंगे टू प्रेपोजिशन होता है, पर ये इतना आसान नहीं है। टू के बाद की कहानी टेढ़ी है। तो टू के बाद क्या क्या हो सकता है ये समझ लीजिए। तो आफ्टर टू क्या क्या हो सकता है? तो पहला केस, केस 1, नो वर्ब, ये कोई वर्ब ही ना आए, ठीक है। केस 2, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। केस 3, वर्ब की ING फॉर्म। ये तीनों से केस हो सकते हैं। आइए जरा सेंटेंस को समझते हैं। जैसे मैंने कहा, I went to the park yesterday। तो टू के बाद वर्ब भी नहीं आई। क्या आया? पार्क कोई वर्ब थोड़ी है। आई वेंट टू द पार्क, मैं उस पार्क में गया था कल, ठीक है। तो भाई यहाँ पे टू के बाद कोई वर्ब नहीं आई, नाउन आ गया। या फिर शी कम्स टू माई हाउस, वो मेरे घर आती है। तो टू के बाद माई हाउस आ गया, मतलब नाउन भी आ सकता है। कितनी बार ऐसा होता है टू के बाद वर्ब भी नहीं आई, तो टेंशन ही खत्म है, जो आए लगा दो, कोई टेंशन नहीं है। और टू का टेंस से फर्क नहीं पड़ता है। कभी तुम टेंस सोच रहे हो, कौन टेंस से, कोई प्रेजेंट लिखो, पास्ट लिखो, फ्यूचर लिखो, कुछ भी लिखो, टू का कोई मतलब नहीं है टेंस से। बस टू के बाद देखना है क्या। पहली चीज क्या है कि वर्ब ही नहीं आएगी। दूसरी चीज, अगर कभी वर्ब आ गई तो याद रखो वो हमेशा फर्स्ट फॉर्म होगी, हमेशा। या तो वर्ब ही नहीं आएगी, आ गई तो फर्स्ट फॉर्म होगी। जैसे आई वॉन्टेड टू बाय अ हाउस, शी वर्क्स टू अर्न मनी। They will come to support us। अब जरा सेंटेंस देखिए बाबू, सेंटेंस देखिए। चाहे सेंटेंस हो प्रेजेंट में, टू लगा के फर्स्ट फॉर्म, चाहे सेंटेंस हो पास्ट में, टू लगा के फर्स्ट फॉर्म, चाहे सेंटेंस हो फ्यूचर में, इससे मतलब नहीं है टू के बाद फर्स्ट फॉर्म। तो इससे मतलब ही नहीं है टेंस का। टू आपको कहीं भी दिख जाए और उसके बाद अगर आपको वर्ब लगानी है तो कोई टेंशन कंफ्यूजन नहीं रखिएगा। टू के बाद हमेशा फर्स्ट फॉर्म, चाहे सेंटेंस प्रेजेंट हो, पास्ट हो या फ्यूचर हो, ठीक है। कभी कभी क्या होता है, कभी कभी कहानी बदल जाती है। कभी कभी टू के बाद ING आ जाता है। और ये जो ING होता है ना, कभी कभी कब आता है ये तो मैं बाद में बताऊंगा, पर ये जो ING होता है ना, ये वर्ब नहीं होता, क्योंकि वर्ब तो जब भी आएगी फर्स्ट फॉर्म आएगी। ये होता है जिरंड। कौन होता है? जिरंड। तो जिरंड कौन होता है समझते हैं। देखो याद रखो, जब भी तुम्हें देखने को मिले वर्ब और वर्ब के साथ लगी हो ING, समझ रहे हो,
क्या बता रही हो, कोई एक्टिविटी बता रही हो ना, नाउन की तरह लग रही हो, नाउन की तरह काम करेगी, एक्टिविटी बताएगी, कहलाएगी जिरंडवा। सी कहानी है जिरंडवा की, कभी बताएंगे टाइम होगा तो। ऐसे ही वर्ब के साथ कभी कभी आती है आईएनजी, समझ रहे हो। एक्टिविटी नहीं बताती है, क्या बताती है, कंटिन्यूएशन बताती है, कंटिन्यूएशन, किसी चीज का लगातार होना। दूसरी चीज नाउन नहीं होती है, याद रखो, नॉट अ नाउन, नाउन नहीं होगी, कुछ और हो सकती है, एडजेक्टिव हो सकती है, कुछ भी हो सकती है, पर नाउन नहीं होगी। तो ये कहलाती है क्या, प्रेजेंट पार्टिसिपल वा, मतलब प्रेजेंट पार्टिसिपल। देखने में देखो बिल्कुल एक जैसी है, राम शाम की जोड़ी है, वर्ब वर्ब, आईएनजी आईएनजी, दोनों के साथ आईएनजी लगी होगी, पर उसका यूसेज बताएगा कि वो जिरंड है या प्रेजेंट पार्टिसिपल है। अगर वो एक्टिविटी बता रही है, एक्टिविटी मतलब आना जाना, खाना पीना, हंसना रोना, धोना करना कराना, ये वाला सेंस निकल रहा है, आना जाना खाना पीना हंसना रोना धोना करना कराना, तो जिरंड है। अगर सेंस निकल रहा है आता हुआ, जाता हुआ, खाता हुआ, पीता हुआ, रोता हुआ, करता हुआ, करवाता हुआ, धोता हुआ, धुलाता हुआ, तो ये सारा अगर सेंस आ रहा है, मतलब कंटिन्यूएशन का सेंस आ रहा है, तो भाई ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है। हाँ भाई ऐसे ही, मैं मजाक नहीं कर रहा हूं, तुम्हें समझने की कोशिश करो। देखो सेंटेंस लिखूंगा तुम अपने आप समझ जाओगे, देखो सेंटेंस लिखूंगा, बताना जरा मुझे, कुछ जो समझदार होंगे थोड़ी भी रीडिंग करते होंगे पकड़ लेंगे। शी केम shouting and asked for help। अब तुम्हें मुझे बस ये बताना है, ये शाउटिंग ये जिरंड है या प्रेजेंट पार्टिसिपल है। अगर ये जिरंड है तो जी बना दीजिएगा कमेंट बॉक्स में, अगर ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है तो पी पी बना दीजिएगा। कैसे बताना है, जो अभी तक पढ़ा है इसके बेसिस पे अपना दिमाग लगा के बताना है। बहुत शानदार, बहुत शानदार, मिली जुली सरकार आई है, लेकिन ज्यादातर वोट जो मिला है वो पीपी को मिला है, और ये देख के मेरा कलेजा थोड़ा ठंडा हुआ है, मतलब समझदारों की संख्या ज्यादा है। तो शी केम शाउटिंग, वो चिल्लाती हुई आई, इसका मतलब ये नहीं है वो आई चिल्लाना, वो कह रहा है वो चिल्लाती हुई आई, तो ये शाउटिंग क्या हो जाएगा, पीपी हो जाएगा, प्रेजेंट पार्टिसिपल हो जाएगा। बिल्कुल सही समझे आप, है ना। चिल्लाती हुई, वो ये नहीं करी वो आई चिल्लाना, करी वो आई वो चिल्लाती हुई आई। अगला सेंटेंस देखिए, आई लव रनिंग ऑन ट्रैक्स। तो आपको अब बताना है कि रनिंग क्या है। अगर ये जिरंड है तो जी बना दीजिए, प्रेजेंट पार्टिसिपल है तो पी पी बना दीजिए। जरा देखते हैं बना पाते हैं या नहीं। इस बार तो जी की लहर चढ़ गई, बहुत बढ़िया बताया। आई लव रनिंग, तो ये क्या कह रहा है, मुझे पसंद है या मैं प्यार करता हूं किससे, भागना, ना कि भागता हुआ पसंद है मुझे, भागता हुआ पसंद नहीं है, भागना पसंद है। ठीक है, अगला सेंटेंस फिर आपको बताना है जी या पी पी। ईटिंग चॉकलेट्स इज बैड फॉर टीथ, तो ईटिंग बताना है। जिरंड है या प्रेजेंट पार्टिसिपल, जिरंड है तो जी बना दीजिए, प्रेजेंट पार्टिसिपल है तो पी पी बना दीजिए। बिल्कुल सही जा रहे हैं आप, बिल्कुल सही बता रहे हैं आप कि ये जिरंड है। क्यों है जिरंड ये, क्योंकि आप कह रहे हैं चॉकलेट खाना, चॉकलेट खाना। एक सेंटेंस और बताइए। मुझे नॉन वेज से परहेज नहीं है, आई डोंट वांट माइंड ईटिंग नॉन वेज। तो आपको बताना है ये जो ईटिंग है ये
प्रेजेंट पार्टिसिपल है जिरंड, अगर प्रेजेंट पार्टिसिपल है तो पी पी बना दीजिए, जिरंड है तो जी बना दीजिए। हाँ भाई, तो आई डोंट माइंड, मैं माइंड नहीं करता खाना, ना कि खाता हुआ, मुझे नॉनवेज खाता हुआ माइंड नहीं है, नहीं नहीं खाता हुआ नहीं, खाना, तो ये क्या हो जाएगा, ये भी आपका जिरंड हो जाएगा। एक आखिरी सेंटेंस दे रहा हूं, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। आपको बताना है कि वो जिरंड है या प्रेजेंट पार्टिसिपल। दे आर ईटिंग सी फूड, तो आपको बताना है ये जिरंड है या फिर प्रेजेंट पार्टिसिपल है। जिरंड है तो जी बना दीजिए, प्रेजेंट पार्टिसिपल है तो पी पी बना दीजिए। दे आर ईटिंग सी फूड, तो ईटिंग क्या है, प्रेजेंट पार्टिसिपल है, ठीक है, हाँ जी। तो क्योंकि दे आर ईटिंग, वो खा रहे हैं, तो ये कंटिन्यूएशन हो गया। तो मैंने क्या बताया, इसको पहचानना बड़ा आसान है, ये देखने में दोनों एक जैसे हैं बट इनका करेक्टर अलग अलग है। अगर वो कंटिन्यूएशन बताता है तो वो प्रेजेंट पार्टिसिपल है, अगर वो कोई एक्टिविटी बताता है नाउन जैसा है तो वो जिरंड है। इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू? इतनी बात सबको समझ में आ गई है तो बता दीजिए, फिर मैं आगे आपको ये बताता हूँ कि जिरंड ये यूज कहाँ कहाँ होगा। ठीक है, अभी तक मैंने आपको क्या बताया कि टू के बाद या तो वर्ब भी नहीं आएगी, आएगी तो फर्स्ट फॉर्म होगी, कभी कभी आईएनजी भी देखने को मिलेगी जो जिरंड होगा। तो तुमने जिरंड पूछा क्या होता है, तो जिरंड समझा दिया। अब बताऊंगा कि ये कब कब लागू होगा, है ना, तो जल्दी से बताओ, यहां तक क्लियर है तो आगे की बात बताता हूं। बहुत शानदार, क्लियर 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 क्लियर। अगली बात देखो, अब देखो कुछ फ्रेजेस होते हैं, इन फ्रेजेस को तुम्हें याद करना होगा और ये बहुत मुश्किल नहीं है, एक दो बार में ही याद हो जाते हैं। कौन कौन से हैं ये, गिव इन टू, टेक इन टू, विद अ व्यू टू, लुक फॉरवर्ड टू, एवर्स टू, ऑब्जेक्ट टू, ऑपोज टू, habituated to, addicted to, accustomed to, devoted to, prone to। अब इसमें कंफ्यूज मत होना, ये बड़ा आसान है। देखो इसमें ना इन तीन के एक जैसे मीनिंग है जिनको मैं सेम पेन से अंडरलाइन कर रहा हूं, एवर्स टू, ऑब्जेक्ट टू, अपोज टू, तीनों एक जैसे हैं। तीनों का मतलब है किसी के खिलाफ जाना है, किसी को नापसंद करना, ठीक है। तो तीन ऐसी कम होगा इसमें से। दूसरे दिखाता हूं, ये सबका मीनिंग एक है, हैबिचुएटेड टू मतलब किसी चीज का आदी हो जाना, अकस्टम्ड टू वही है किसी चीज को अपनी प्रथा बना लेना, आदी हो गया भाई मैं प्रथा बना लिया। एडिक्टेड टू भी वही होता है, लत लग जाना,
मतलब वो याद ही हो गया, लत लग गई, हैबिटेड। डिवोटेड टू वो भी है, वो पॉजिटिवली हो जाना किसी चीज के लिए, डिवोट हो जाना, भक्त हो जाना किसी चीज का ना। तो ये चारों एक जैसे हो गए, तो चारों 3 7 तो ये नहीं पड़ गए। ठीक है, याद क्या रखने हैं बेसिकली, ये वाले तुम्हें याद रखने हैं जो थोड़े से अलग अलग हैं। कौन से वाले हैं ये? विद अ व्यू टू, लुक फॉरवर्ड टू, गिवन टू, टेकन टू और प्रोन टू। प्रोन टू का मतलब होता है संभावित हो जाना, जैसे मैंने कहा संभावित हो जाना। जैसे मान लीजिए सेंटेंस आया, द पुअर आर प्रोन टू गेटिंग चीटेड। यहां पे गेटिंग ही होगा और कुछ नहीं आ सकता। कहने का मतलब है जो गरीब होते हैं बेचारे संभावित होते हैं कि उनको चीट कर दिया जाए। प्रोन, मूवीज में भी दिखा देते हैं कि वो गरीबों की जमीनें हड़प ली बड़े बड़े नेताओं ने, तो द पुअर आर प्रोन टू गेटिंग चीटेड। तो प्रोन टू गेटिंग इस तरीके से यूज होता है। या फिर आपने यूज करा आई एम एडिक्टेड टू प्लेइंग वीडियो गेम्स। तो कह रहा है भाई मेरी तो लत लग गई है वीडियो गेम्स खेलने की, मैं आदी हो गया हूँ, मेरी लत लग गई है। एवर्स टू कैसे यूज होगा? हीट एवर्स टू ईटिंग नॉन वेज फूड, उसे पसंद नहीं है, वो नफरत करता है, ना पसंद करता है नॉन वेज फूड को खाना। ठीक है, तो टू के बाद आप देखेंगे हमेशा आईएनजी आ रहा है। हैबिचुएटेड टू, अपोज टू ऐसे यूज होंगे। लुक फॉरवर्ड टू का मतलब होता है प्लान जैसा, जैसे आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू बाइंग अ प्रॉपर्टी। तो कह रहा है आई एम लुकिंग फॉरवर्ड, मैं आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू बाइंग अ प्रॉपर्टी, मैं प्लान कर रहा हूं एक प्रॉपर्टी खरीदने की। विद अ व्यू टू भी ऐसे यूज होता है, जैसे मैंने कहा यू हैव कम हियर विद अ व्यू टू लर्निंग इंग्लिश। तो मैंने क्या बताया आपको, एक बार क्विक रिवीजन इस वाले रूल का, ये था आपका रूल नंबर 6। मैंने आपको पढ़ाया कि भाई टू के बाद 3 केस, पहला केस के वर्ब भी नहीं आएगी, कभी अगर भूले भड़क के वर्ब आ गई तो वो हमेशा फर्स्ट फॉर्म होगी। ठीक है, और कभी कभी आईएनजी देखने को मिलेगी, उसके कुछ केसेस होंगे, कुछ फ्रेजेस होंगे, इन फ्रेजेस के साथ आप देखेंगे टू लगा के फर्स्ट फॉर्म हो, टू लगा के आईएनजी फॉर्म। इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू? समझ आ गया तो बता दीजिए, डाउट है तो पूछ लीजिए, आगे बढ़ेंगे। हाँ, कमिटेड टू भी इसी में आ जाएगा, कमिटेड टू भी वही है, डिवोटेड टू कमिटेड टू सिनोनिम जैसे ही है। ठीक है, चलो दैट्स इट। अब एक क्वेश्चन लगाते हैं, उसके बाद आगे की बात करते हैं। पहले एक क्वेश्चन लगाओ। एवर्स का मतलब होता है नापसंद करना। आई एम हैबिचुएटेड टू प्लेइंग क्रिकेट, शी इज हैबिचुएटेड टू स्मोकिंग, कुछ भी बना सकते हो। दे नीड टू गेट द प्रेजेंटेशन, तो गेट के साथ हमेशा मैंने आपको बताया थिंग आ गई तो थर्ड फॉर्म लगा देंगे। ए इज द करेक्ट आंसर। बहुत आसान क्वेश्चन था, ये भी नहीं बनेगा तो फिर कैसे होगा? आधी क्लास से ज्यादा ने ये क्वेश्चन गलत कर दिया, बड़े ही बेशर्मी की बात थी। चलिए एक चीज और बता देता हूँ। देखो भाई एक बात याद रखो, इससे मतलब नहीं कि मैंने कितना पढ़ाया, मैं तुम्हें तुम्हारी औकात से ज्यादा पढ़ाऊंगा, ये बात याद रखना।
ना, तुम्हारी औकात से ज़्यादा, इतना ज़्यादा होगा कि 4 महीने में तुम सारा एब्जॉर्ब नहीं कर पाओगे। और अगर उसमें से जो मोटा मोटा है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वो तुमने ऑब्जर्व कर लिया तो तुम्हें आ गई अंग्रेजी, समझ लेना तुम्हारा पेपर क्रैक हो जाएगा, अंग्रेजी में दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, इसलिए इधर उधर नहीं भागो, जितना मैं पढ़ा रहा हूँ इतना मोर देन सफिशियंट है, मैं तुम्हें बता रहा हूँ। मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं, तुम मेरे से जो पढ़ोगे मैं पढ़ा दूंगा, बट इट विल बी अ कंप्लीट वेस्ट ऑफ टाइम। ये ऐसा ही है कि तुम जिम में आए, ट्रेनर को सारी एक्सरसाइज आती है, तुम कह रहे हो मेरे को यही वाली करनी है, ट्रेनर कहेगा ठीक है यार तू मर रहा है, अब अगले महीने फीस नहीं देगा, जा खुशी में जो करना है कर। लेकिन जो स्ट्रिक्ट प्रोग्राम है जो उसने तुम्हारे लिए प्लान किया ना, वो तुम्हारे लिए बेस्ट है, क्योंकि वो जानता है हर एक चीज़। यहाँ पे फिर भी ट्रेनर गलत हो सकता है क्योंकि हर बॉडी अलग होती है, लेकिन मैं गलत नहीं हो सकता क्योंकि एग्ज़ाम एक ही होता है एनडीए का, साल में 2 बार पेपर वही आता है। ठीक है, और हर बार बच्चों का वहाँ से सिलेक्शन होता है, सारे के सारे क्वेश्चन लगभग फंस जाते हैं। इतना पेपर फंसता है कि कोई बच्चा अंग्रेजी की वजह से नहीं रहता, लेकिन वो वही बच्चे होते हैं जो शेड्यूल फॉलो करते हैं, रीडिंग करते हैं, और जितना पढ़ा रहा हूँ उतना कर रहे होते हैं। अब कोई पूछ रहा था इसमें से कितने नंबर का आएगा, 1 नंबर का नहीं आएगा, और आएगा भी तो तेरी औकात नहीं है कि तू कर जाए, ये बात तो याद रखियो, समझ रहा है बस। तो इसमें से एक भी नंबर का नहीं आएगा, पर अगर आएगा भी तो तेरी औकात नहीं है कि तू कर जाए, क्योंकि तेरा सवाल, तेरी मेंटालिटी खराब है ना। जब तुम्हारी मेंटालिटी खराब हो जाती है ना, जब तुम किसी चैप्टर को ये देख के पढ़ते हो इसमें किसके कितने नंबर का आएगा, तो भाई तुम एकदम घटिया बच्चे होते हो, समझ रहे हो। मैं बताऊंगा नहीं इसमें से कितने नंबर का आएगा, ये तुम्हें एग्जाम में बताऊंगा सीधे जाके कितने नंबर का आया है इसमें, या एनालिसिस देखो जाके पीछे, तब तुम्हें पता चलेगा। ठीक है, चलो अगली बात। पता नहीं यार, गधे भर गए क्लास में। तो गिवन टू हो गए, इनके जो सिनोनिम होते हैं वो भी अक्सर इसी तरीके से यूज होते हैं। अब कभी कभी क्या होता है ना, ये जो होता है यूज टू, ये तुम्हें पास्ट हैबिट बताता है, इसका इस्तेमाल पास्ट हैबिट बताने के लिए होता है। जैसे मैंने कहा आई यूज टू टीच, मैं पढ़ाया करता था। शी यूज टू गैम्बल, वो जुआ खेला करती थी। दे यूज टू कमिटिंग क्राइम्स, वो क्राइम किया करते थे। तो बड़ी सिंपल सी बात है, टू के बाद फर्स्ट फॉर्म जो हम आज तक पढ़ते आए वही हो रहा है ना, दे यूज टू कमिट होगा, सॉरी ना कि कमिटिंग, कमिट क्राइम्स। तो टू के बाद हमेशा फर्स्ट फॉर्म जो हम पढ़ते आ रहे हैं। अब क्या होता है, कभी कभी क्या होता है ना कि आपको यही जो यूज टू है, यही जो यूज टू है, इससे पहले के बाद नहीं, इससे पहले कोई वर्ब लगी दिखती है, तो ये वर्ब क्या हो जाती है, ये वर्ब होती है हेल्पिंग वर्ब। तो हेल्पिंग वर्ब क्या बताती है, ये टेंस बता देगी। अभी तक ये पास्ट हैबिट थी, अभी तक ये पास्ट हैबिट थी, जैसे इससे पहले वर्ब लगी तो ये पास्ट हैबिट नहीं रही, अभी हैबिट क्या, पास्ट प्रेजेंट की ये वाली वर्ब बताएगी। और यूज टू काम आएगा सिर्फ क्या बताने के, हैबिट। और ऐसे केस में यूज टू के बाद आईएनजी का इस्तेमाल हो जाएगा जो कि एक जिरंड होगा। ठीक है, जैसे मैं कह दूं आई एम यूज्ड टू टीचिंग, मैं पढ़ाने का आदी हो गया हूं, जिस दिन नहीं पढ़ाऊं उस दिन अकेला अकेला सा लगता है। ठीक है, शी यूज टू गैम्बल, वो जुआ खेला करती थी, एक दिन घर वालों ने खिला दिया बैठा के दिवाली पे, वो जीत गई, उसने सबको हरा दिया, उसने सोचा ये तो बहुत बढ़िया काम है, ना पढ़ना है ना लिखना है ना कुछ करना है, तो उसने जुआ खेला धाए दो, तो शी गॉट यूज टू गैम्बलिंग, वो जुआ खेलने की आदी हो गई थी। ठीक है, बिल्कुल वो हो रही थी, कौन था वो महाभारत में, भांजे कौन, मामा, शकुनी, शकुनी हो गई, शकुनी जुआ खेल खेल के, तो शी गॉट यूज टू गैम्बलिंग, शकुनी बन गई बिल्कुल। दे यूज टू कमिट क्राइम्स, वो क्राइम किया करते थे। इसे ऐसे भी लिख सकते हो, दे आर यूज टू कमिटिंग क्राइम्स। तो आपने क्या देखा कि अगर यूज टू अकेला आ रहा है तो सिर्फ पास्ट हैबिट बता रहा है, ये सारी हैबिट पास्ट की है। लेकिन अगर यूज टू से पहले कोई वर्ब है, यूज टू से पहले कोई वर्ब है, यूज टू से पहले कोई वर्ब है, तो इसके बाद हमेशा
आईएनजी देखने को मिलेगी, जिरंड देखने को मिलेगा। और यूज टू हैबिट बता रहा होगा, प्रेजेंट की पास्ट की ये निर्धारित करेगी ये वाली वर्ब, ये प्रेजेंट ये पास्ट। इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू? समझ में आ गया तो बता दीजिए, डाउट है तो पूछ लीजिए। ये देखो ये खाज वाले लोग हैं ना, गौतम नौलिया, अबे कितनी खाज है यार तुम्हें, बीटेक्स लगाओ तुम, नहीं तो रगड़ लो खुद को फर्श पे। नहीं पूछना है वो जो मैंने नहीं पढ़ाया है, वो पूछना ही नहीं है जो तुम्हें मैंने नहीं पढ़ाया है, वो उसमें मैं अपने हिसाब से डिसाइड कर रहा हूं कि मुझे क्या पढ़ाना है। यूज टू पढ़ाया ना तुझे, तेरी खाज मिटाई ना, तो भाई तुझे खाज नहीं करनी है, तुझे जो ये पता करना है जो मैंने नहीं, जो मैंने पढ़ाया वो तेरे को समझ आया नहीं, बस तुझे इतनी करनी है। इससे ज्यादा खाद है तो लौट लो जमीन में, समझ रहे हो? हाँ, जो मेरे को ऐसे, तो कोई बच्चा आ जाए मेरे से पूछे सर व्हाट अबाउट ड्यू टू, तो मैं क्या तेरे को ड्यूटी पढ़ाऊंगा क्या? कोई आके पूछे सर एक बार बताओ ओइंग टू क्या होता है, ओइंग टू सर मेरे को डिस्पाइट और इंस्पाइट ऑफ में डिफरेंस बता दो, क्यों बता दूं मैं? सब्र करना है तुझे, तुझे जितना पढ़ाया जाएगा मैं बता रहा हूं तेरी औकात के बाहर होगा। हर एक बच्चे के लिए कह रहा हूं, यहां पे जो बेस्ट बच्चा भी है ना उसकी भी औकात के बाहर होगा कि वो सारा प्रिपेयर कर ले, इतना पढ़ाऊंगा मैं तुम्हें। इसलिए मेरे से यहां पूछो, टॉपिक से रिलेटेड पूछो, जो पढ़ाया है उसमें डाउट है तो पूछो, समझ रहे हो? इसका भी दौर आएगा कि मैं तुमसे कहूंगा जो पूछना है पूछ लो, पर वो दौर होता है हर एक चीज का। पहले दिन तुम्हारे हर इंजेक्शन ठोक दूंगा ना तो फट जाएंगी नसें। लगाओ क्वेश्चन, नहीं सुनाऊंगा कोई स्टोरी स्टोरी तुम्हें, बस। डाउट आ रहा है अगर इसमें अभी भी छोड़ दो। देखो भाई, तुम्हें पहले से लेके 10वें 12वें तक अंग्रेजी पढ़ाई गई, दीवारों पे तुम्हारे आसपास अंग्रेजी लिख दी गई, होर्डिंग पे चिपका दी गई, सारी सोशल मीडिया अंग्रेजी में हो गई, तुम तब भी इतने निकम्मे हो कि तुम इतनी छोटी छोटी नहीं समझ पा रहे बात कि यूज टू से पहले अगर वर्ब आ जाएगी तो यूज टू के बाद आईएनजी आएगी, बस इतनी सी बात अगर तुम नहीं समझ पा रहे। कोई 8वीं क्लास का बच्चा हो ना, उसको मेरी क्लास दिखा देना, ठीक है, तुम्हें बिठाल के समझा देगा, तो तुम्हारे कान के नीचे झापड़ भी लगा देगा। तो तुम इस लायक ही नहीं हो कि तुम एनडीए की तैयारी करो, पहले जाके 1 साल सेल्फ प्रिपरेशन करो, कोई रीडिंग वीडिंग करो, नॉवल पढ़ो, अपने आप को जरा दुनिया में आओ। एकदम ही बिल्कुल ऐसा नहीं होता कि आंख में कीचड़ लगी और निकल आए तो हाँ सर एनडीए की तैयारी करेंगे, ऐसा नहीं होता बेटा। 2,500 रुपये देके एनडीए की तैयारी नहीं होती, समझ रहे हो? एनडीए की तैयारी ना अंदर से होती है, अंदर से, जब अंदर से आता है तो तुम्हें सब समझ में आता है। वी यूज टू एक्सप्लोर होगा, एक्सप्लोरिंग थोड़ी होगा। यूज टू के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, एक्सप्लोर होगा। अगर यूज टू से पहले वर्ब होती तो आईएनजी होता ना, क्वेश्चन खत्म हो गया। वी यूज टू एक्सप्लोर द नियर बाय वुड्स, हम स्कूल के बाद आसपास के जंगल खोजा करते थे, नई नई जगह देखते थे, नए नए ट्रेजर देखते थे, मजा आता था। अगला क्वेश्चन, और एक बात और, तुम में से 10 लोग अगर रिपीट लिखते हैं ना तो 10 में से 8 की रिपीट की स्पेलिंग गलत होती है, बेशर्मो। अपने अगर किसी के मम्मी पापा सुन रहे हैं ना तो इससे अभी रिपीट की स्पेलिंग आप लिखवा के देखो, ठीक है? नहीं लिख ले तो मेरी तरफ से इसके कान के नीचे 2 बजा देना, तड़ तड़, और इससे पूछना कि जो 12वीं तक जो मैंने पढ़ाया वो कहाँ गया। कोई रिपीट की स्पेलिंग लिखता है रिपीट, कोई लिखता है रिपीट, कोई लिखता है रिपीट, कोई लिखता है रिपीट। अबे मेरे को खुद समझ में नहीं आता क्या लिख रहे हो तुम, पता नहीं भाई माँ बाप का पैसा कहाँ बहा के आए हो। आई विल गेट माई फ्रेंड टू हेल्प, गेट के साथ टू लगा के फर्स्ट फॉर्म, अगर पर्सन आ जाए तो। देखिए भाई साहब, ये जितने किसी के भी पेरेंट्स देख रहे हैं तो देख लीजिए, ये बात आपके बच्चे को रगड़ रगड़ के समझाइए, और थोड़ी देर अगर आप भी क्लास देख लेंगे ना तो आपको भी समझ में आ जाएगी कि गेट के बाद अगर पर्सन हो, बस सिंपल सा रूल है भाई साहब। देखिए गेट है, गेट के बाद पर्सन है, टू लगा के फर्स्ट फॉर्म लगानी है। पर आपका ये होनहार बच्चा
नहीं समझ पा रहा है, इतनी सी बात नहीं समझ पा रहा है कि भाई टू लगा के फर्स्ट फॉर्म लगानी है। मैं कह रहा हूँ अगर अगर पूरा कॉन्सेप्ट नहीं समझ रहा तो रट के कर ले, तो भाई साहब ये भी नहीं कर पा रहा है। तो ज़रा इस पर ध्यान दीजिए, इसके कान लाल रखिए, सुबह शाम लाल रहने चाहिए। जब आपको लगे इसके कान पेल हो रहे हैं, सफ़ेद हो रहे हैं, तो आप लाल कर दीजिए अपने आप, दिमाग इसका सही चलेगा। समझ रहे हो? चलो अगला क्वेश्चन। अब एक बच्चा है एरिक येगर, और वो ये सोच रहा है कि मैं लिखूंगा गलत सलत फल मेरे को रोस्ट कर देंगे। बेटा सर को पता होता है, तुम्हारे नाम से पता होता है कि तुम ये चीज़ सही कर, तुम जानबूझ के गलत लिख रहे हो एरन। क्योंकि जो एरन को जानता होगा ना, ऐसा नहीं हो सकता कि उससे अंग्रेजी नहीं आती हो। ठीक है, एरन ये जो करेक्टर है ये एक मांगा है, अटैक ऑन टाइटन्स। ठीक है, जो मैंने पूरा तो नहीं देखा, थोड़ा देखा, फिर उसके बाद मज़ा आया, फिर उसके बाद छूट गया वो मेरा। तो वो जिसने देखा होगा वो अंग्रेज़ी में है यार, इतनी अंग्रेज़ी आ गई होगी उससे, तो वो ये गलतियाँ नहीं करेगा। तो मैं तुम्हारी इन बातों में नहीं आऊँगा। यू शुड, शुड के साथ हमेशा फर्स्ट फॉर्म, ट्राई, क्वेश्चन खत्म। देखिए 81% ने सही लगाया, इसका मतलब घर वालों ने कान लाल किया है। अच्छी बात है, कान लाल करते रहिए, अपना पैसा वसूल करते रहिए इन बच्चों से। अगला क्वेश्चन लगाइए। बेटा अगर सब सर अगर सब नहीं जानते हो तो सर यहाँ नहीं खड़े होते ना। अगर किसी के पास पोल नहीं आ रहा है तो वो अपने पास अपना क्वेश्चन देख सकता है और उसका आंसर अपने पास नोट कर सकता है। पता है, जब भी कोई नया बैच शुरू होता है ना, मेरे को मज़ा आता है हंसा हंसा के पढ़ाने में और अपना मूड अच्छा रख के पढ़ाने में। और मैं हर बार अपने आप से वादा करके आता हूँ, देख भाई इस बैच में ना तेरे को गुस्सा नहीं करना है, मस्त पढ़ाना है, हंसना है, हंसाना है। बच्चों को बहुत टेंशन होती है, लोड होता है, तुझे हंसाना है बच्चों को और बढ़िया से पढ़ाना है, बच्चों को याद भी रहता है। ठीक है, और कोई भी तेरी क्लास में ऐसा कोई बच्चा आता है ना तेरे को खिलाने वाला, तेरे को खोलना नहीं है। ठीक है, लेकिन मेरे साथ वही हो जाता है। तुमने महाभारत देखी है? कृष्ण ने कहा था मैं हथियार नहीं उठाऊंगा, और शिखंडी ने कहा था उठवा लूंगा। तो तुम भी कम थोड़ी हो, शिखंडी से कम नहीं हो तुम लोग। लेट हर नो, लेट के साथ हमेशा क्या आएगा? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, लेट हर नो। 74% ने दिया सही जवाब। अगला क्वेश्चन। भीष्म थोड़ी कहा था कि मैं हथियार नहीं उठाऊंगा, भीष्म तो लड़े थे, भीष्म तो खूब धाए धू लड़े थे, बाद में वो शैया पे लेट गए थे। तुम्हें याद नहीं क्या? जब युधिष्ठर, भूल गए राम महाभारत तुम? जब युधिष्ठर, नहीं, जब दुर्योधन पहुंचा था कृष्ण के सामने, कृष्ण के पास, और उन्होंने पूरी सेना मांग ली थी, तो कृष्ण ने अपनी पूरी सेना दे दी थी। ठीक है, तो अर्जुन ने क्या मांगा था? अर्जुन ने कहा था प्रभु मुझे तो बस आप चाहिए। तो दुर्योधन ने कहा था कि तुम्हारी तरफ भगवान हो जाएंगे, तुम तो सब खत्म ही कर दोगे ना। तो कृष्ण जी ने कहा था कि मैं हाथ उठाऊंगा नहीं, मैं बेफिक्र रही, मैं शस्त्र नहीं उठाऊंगा। लेकिन शिखंडी का पुराने जन्म का बदला था, उसको उसने बोला था कि मैं उठवा लूंगा तुमसे हथियार। ठीक है, हाँ एक बार हो सकता है, मैं भी भूल गया, 7-8 साल हो गए महाभारत देखे हुए। ठीक है, मतलब, पर मैं भी इसको कंफर्म कर लूंगा। महाभारत का फैक्ट गलत बताना मेरे को अच्छा नहीं लगता, क्योंकि मेरे को लगता है महाभारत को मेरे को अच्छे से पता है, तो मैं कंफर्म कर लूंगा। द टीचर मेक्स अस रिव्यू, द टीचर मेक्स अस रिव्यू आवर नोट्स बिफोर द एग्जाम। अब ये बिल्कुल जो एकदम प्यारा सुंदर सुशील सगुनी बच्चा होगा ना, उसने सही किया होगा।
और ऐसे बच्चे कम ही होते हैं, सुंदरता कम होती है जीवन में। तो 38% ने दिया सही जवाब डी आंसर। क्यों, जरा देखते हैं कैसे। टीचर के साथ मेक्स, टीचर सिंगुलर, तो ये भी सिंगुलर सही है। रिव्यू, ये हो गया भाई फर्स्ट फॉर्म। भाई तुम जो भी करने जाओगे ना, मैं तुम्हें इतनी बड़ी बात बताई थी जब ये चैप्टर स्टार्ट किया था कि दुनिया का कोई भी सेंटेंस बनाओगे इसके बाहर नहीं जाएगा। तुम देख लो, टीचर के साथ मेक्स, तो ये आ गया यहाँ पे रूल नंबर 1, सिंगुलर प्लूरल वाला। मेक के साथ फर्स्ट फॉर्म, तो ये मेक वाला रूल आ गया, मॉडल वाला। आर नोट्स बिफोर द एग्जाम, समझ रहे हो। तो एक एक सेंटेंस में दो दो रूल लग रहे हैं। और एक गधा मेरे से पूछ रहा था इसमें से कितने नंबर का आता है। अबे सभी इसमें से आता है, सब इसमें से ही आता है, सब। नहीं नहीं, हारे थोड़ी थे, हारना नहीं थे, हार थोड़े, हार मैं थोड़ी कह रहा हूँ कि वो हारे थे। वो मैं नहीं कह रहा कि हारे थे। मेरा मतलब है कि जैसे अब देखो, एक बात सुनो। रामायण से देता हूँ एग्जाम्पल। सोने की लंका बनाई उसने, रावण ने, और शिव जी से कहा यहाँ आके रह लो। ठीक है, तो शिव जी नहीं गए, बहुत कोशिश करी उसने। ठीक है, तो इसका मतलब ये नहीं था वो नाराज थे इसलिए नहीं गए। उनके लिए इन सब चीज़ों का मोल ही नहीं था। क्योंकि शिव का मतलब है अपने आप को शून्य की तरफ लेके जाना, ना किसी चीज़ का डर, ना किसी चीज़ का भय, और ना ही किसी चीज़ का लालच होना। ना लालच ना भय है तो तुम्हारे अंदर शिव है। लालच जितना और भय जितना ज़्यादा है उतना कम तुम्हारे अंदर शिव है। जितना कम तुम्हारे अंदर लालच और भय है उतना ज़्यादा तुम्हारे अंदर शिव है। तो ये वैसी वाली चीज़ है एक्चुअली। ठीक है, तो मैं ये नहीं कह रहा कि वो कृष्ण ने हार गए थे, वो हारे थोड़ी थे, कृष्ण थोड़ी हार जाएंगे किसी से। तो शी गॉट देयर, हर चीज़ के पीछे वजह होती है ना कि ऐसा क्यों हुआ। ठीक है, शी गॉट हर थीसिस अप्रूव्ड आफ्टर मल्टीपल रिविजन्स। देखो भाई, एक बात और मैं बता दूं, ये गधों के लिए है, समझदार इस बात को पहले समझ चुके हैं। पहले आया शी के साथ गॉट, ये सही है, हर थीसिस, तो हर थीसिस थिंग हो गई, अप्रूव्ड बिल्कुल सही है। आफ्टर मल्टीपल रिविजन्स तो कोई गलती नहीं है, आप एक बार डी लगाएंगे, नो एरर। आधी क्लास ने सही जवाब दिया। मैं अगर यहाँ पे कोई भी रिलीजियस एग्जाम्पल दे रहा हूँ, कोई भी माइथोलॉजी से दे रहा हूँ, कुरान से, महाभारत से, गीता से, कहीं से भी कोई भी एग्जाम्पल दे रहा हूँ, तो उसका मतलब मेरा किसी भी रिलीजन को प्रमोट करना नहीं है। मैं सबको जीरो मानता हूँ, मैं किसी रिलीजन में नहीं मानता हूँ। ठीक है, मेरा मानना यह है कि सारे रिलीजन मैन मेड है, सारे 100% मैन मेड है। ठीक है, पहली चीज। पर मैं एग्जाम्पल क्यों देता हूँ? मैं एग्जाम्पल इसलिए देता हूँ क्योंकि मुझे लगता है हर चीज से सीखा जा सकता है। सीखने के लिए तो मैं, मेरे घर का जो कुत्ता है, मैंने उससे भी बहुत सीखा है और हर दिन सीखता हूँ। समझ रहे हो? तो सीखा किसी से भी जा सकता है। तो मैंने सीखा यहाँ से भी है, मैंने देखा सब है, महाभारत भी पढ़ी है, रामायण भी पढ़ी है, ठीक है, सब देखा है, कुरान भी पढ़ा है मैंने, बाइबल भी पढ़ी है मैंने, है ना, ये सब सारी चीज़ें मैंने देखी हैं। नतीजा मेरा ये निकला है कि सब में कुछ ना कुछ अच्छा है। जहाँ से जो मुझे अच्छा लगा है मैंने अपने झोले में डाल लिया है। मैं किसी रिलीजन की बुराई नहीं कर रहा, क्योंकि मेरे लिए सब बराबर है, मैं किसी में नहीं मानता हूँ। ठीक है, मैं किसी भी धर्म में नहीं मानता, और उसको बहुत बड़ा गधा मानता हूँ जो अपने हाथ में रिलीजन का डंडा लेके सबसे ऊपर होता है कि मेरा सबसे अच्छा है, उसे मैं सबसे बड़ा जाहिल मानता हूँ। ठीक है, ये मेरी पर्सनल व्यूज है, ये मैं आपके ऊपर थोप नहीं रहा हूँ। आपको जो रिलीजन मानना है भाई माने, ये बात सिर्फ मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि मेरे को किसी रिलीजन से कभी लिंक नहीं करें। और दूसरी चीज़, ये ना सोचें कि ये आदमी इस रिलीजन का एग्जाम्पल दे रहा है, इसको इंसल्ट, ये सब मेरे दिमाग में कभी नहीं होता, ना मैं कभी ऐसा कर सकता। मैं करने वाले को भी जाहिल मानता हूँ, एक नंबर का जाहिल मानता हूँ। ठीक है, तो ऐसी मेरे से कोई ना ही उम्मीद रखे। तो मैं, मेरे लिए सब बराबर है, पढ़ा सब है। मैं समझता हूँ कि कॉन्सेप्ट क्या है, ट्रिनिटी कॉन्सेप्ट क्या है, 1 in 1, 3 in 1 क्या मतलब है, ब्रह्मा विष्णु महेश, 3 में एक, 1 में 3, ये सब चीज़ें मैंने पढ़ी भी हैं। बहुत टाइम भी बता रहा है उन लोगों के साथ जो स्पिरिचुअल हैं। ठीक है, चीज़ों को समझा है। स्वामी विवेकानंद को भी पढ़ा है, उनके जो गुरु थे रामकृष्ण परमहंस, उनको भी पढ़ा है, जिन्होंने बहुत बढ़िया से हिंदुज्म को समझाया है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें भी मैंने पढ़ी हैं। और अगर मैं यहाँ रहता हूँ इंडिया में, तो मुझे पता होना चाहिए थोड़ा हिंदुज्म के बारे में। और मैंने ये भी जाना है कि आज के टाइम में जो जितने भी लोग हैं, उनमें से बहुत ही कम लोग हैं जो सच में अपना रिलीजन जानते हैं। बहुत ही कम लोग हैं, लोगों को पता ही नहीं है। ठीक है, तो क्योंकि हम अपने रिलीजन के लिए किसके पास जाते हैं? ऐसे लोगों के पास जाते हैं जिनको खुद भी नहीं पता होता, जो बिजनेस कर रहे होते हैं। हम भैया बाबाओं के पीछे भागने वाले लोग हैं।
है ना, जो मुल्ला ने कह दिया हम मान लेते हैं। ठीक है, बाबाओं के स्वर पे बिठाते हैं, बाबाओं को बेल हो जाती है, हमारे यहाँ साइंटिस्ट बेचारा ना अनशन पे बैठा रहता है, परेशान रहता है, उसकी चीज़ें सुनी नहीं जाती। हमारा देश ऐसा है, मैं इस चीज़ों को एक्सेप्ट करता हूँ, मानता हूँ ये कमियां हैं। ठीक है, वक्त के साथ दूर होंगी, कोई बात नहीं है, सीख रहे हैं हम, क्या करें, सालों गुलाम भी तो रहे हैं हम। ज़्यादा पुरानी बात थोड़ी है, 100 साल पीछे चले जाओ, कुत्ते की तरह अंग्रेज हमें मारा करते थे। ठीक है, कुछ चंद लोग थे जो लड़ रहे थे, और उनके खिलाफ भी कौन, और वो जो चंद लोग, चंद क्रांतिकारी लड़ रहे थे, उनके खिलाफ भी अपने ही खड़े थे। ठीक है, तो गरीब नंगे भूखे लोग थे हम। अगर तुम ज्यादा नहीं 70-80 साल पहले भी चले जाओगे तो बिल्कुल नंगे भूखे थे, खाने को नहीं होता था कहीं पे, है ना, भूखमरी से लोग इंडिया में मर रहे थे, ये हालात थे। तो हल्के हल्के हमने इतना करा है यार, आने वाले टाइम में सब बढ़िया हो जाएगा, सोच अच्छी हो जाएगी। आज तो कुछ पिछले 20-30 साल से हमने औरतों को पढ़ाना शुरू किया है, आज भी हम दहेज प्रथा से बाहर निकल नहीं पाए हैं। आज भी हमारे यहाँ जीनोसाइड होती है, आज भी हमारे यहाँ क्या होता है, एबॉर्टिसाइड होती है ना, एबॉर्टिसाइड होती है, फीटिसाइड होती है हमारे यहाँ ना, कितनी सारी गूढ़ हत्या जिसे हम कहते हैं वो होता है, दहेज के ऊपर आए दिन हमारे यहाँ झगड़े होते हैं। ठीक है, परिवार लड़ रहे होते हैं, बहुओं को आज भी जलाया जाता है, मारा जाता है। तो आज भी हमारे देश को अभी बहुत काम करना है, ऐसी बात नहीं है। ठीक है, तो इसलिए बहुत सारे बच्चे हमारे क्लास में जो बैठे हैं वो उसी मानसिकता के साथ हैं। पर जब तुम आगे पढ़ोगे और चीज़ें मुझसे मिले हो, बहुत की सारे टीचर से मिलोगे, तो तुम्हारी अपनी एक खुद की एक मेंटालिटी बनेगी, पढ़ते पढ़ते सीखते सीखते तुम एक पढ़े लिखे इंसान हो जाओगे। फिर तुम इन सब चीज़ों पे बात नहीं किया करोगे, डिफ्रेंशिएट नहीं करा करोगे, तुम्हें पता होगा कि हाँ क्या है कैसे है। फिर तुम आसानी से पॉलिटिकल प्रोपेगेंडा में नहीं फंसोगे। जाहिल उजट लोगों के लिए पॉलिटिकल प्रोपेगेंडाज होते हैं, पढ़ा लिखा आदमी इसमें नहीं फंसता है, वो उसका इस्तेमाल करना जानता है। ठीक है, तो बस बात इतनी थी, मेरे को जज नहीं करना, लपेट दूंगा गंदे से। शी इज डिवोटेड टू डैश हर स्किल्स इन पेंटिंग। टू, डिवोटेड टू, गिवन टू, टेकिंग टू, प्रोन टू, सब के बारे में बताया था। इनके साथ हमेशा आईएनजी फॉर्म आती है। सो इज डिवोटेड टू इम्प्रूविंग हर स्किल्स, सी इज द करेक्ट आंसर। डिवोटेड टू के साथ आईएनजी फॉर्म, पढ़ाई है भाई, सिंपल। यू ऑट टू एक मॉडल है, और मॉडल के साथ हमेशा फर्स्ट फॉर्म आती है, तो APOLOGISE, अपोलोजाइज। तो इसे ऐसे भी लिखा जा सकता है, अपोलोजाइज, ये इसका यूके वर्जन है, और इसमें ZE करके भी लिखा जा सकता है, ये इसका यूएस वर्जन है। हम ये वाला यूज़ करते हैं ज़्यादातर। ये पीपीटी क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट से बनती है, वो एक यूएस का सॉफ्टवेयर है, इसलिए यहाँ पे जेड आ जाता है ना, पर SE ज़्यादा अप्रोप्रिएट माना जाता है ना। हम हमेशा स्टैंडर्ड रिटन इंग्लिश यूके वाली फॉलो करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन।
क्वेश्चन है आई एम यूज टू, तो यूज टू से पहले एम आ गया तो आईएनजी आना चाहिए। नेविगेटिंग, कह रहा है मेरी आदत हो गई है नेविगेट करने की कॉम्प्लेक्स सॉफ्टवेयर सिस्टम्स को, ठीक है, विदाउट एक्सटर्नल हेल्प, तो सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, शी इंटेंड्स टू परस्यू अ करियर इन दी, तो आंसर सही है। इंटेंड्स टू बिल्कुल सही है, तो परस्यू फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब है, कोई दिक्कत नहीं है, डी इज द करेक्ट आंसर। और अब क्वेश्चन सही होने लगी, लगभग आधी क्लास तो सही करने लगी है। द रिपोर्ट गॉट थॉरोली रिव्यूड, चूंकि रिपोर्ट की बात हो रही है तो REVIEWED, ये कोई पॉजिटिव तो है नहीं, तो रिपोर्ट की बात हो रही है, गॉट थॉरोली रिव्यूड बाय द कमिटी, तो आंसर हो जाएगा बी। डेयर शी डैश इनटू द अनचार्टेड टेरिटरी ऑफ पॉलिटिकल रिफॉर्म, तो डेयर शी वेंचर, डेयर शी वेंचर इनटू द अनचार्टेड टेरिटरी ऑफ पॉलिटिकल रिफॉर्म, ए इज द करेक्ट आंसर। तो क्यों, डेयर क्या है, मॉडल है, मॉडल के साथ फर्स्ट फॉर्म, इसलिए यहां पे वेंचर आया। अरे फिलर्स आ गए, ध्यान से भरना, फिलर्स आ गए। ये क्वेश्चन एग्जाम में अक्सर आते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स जिसे आप कहते हैं। देखिए, द सॉल्ट स्प्रे ने ग्रेजुअली क्या कर दिया, इरोड कर दिया। अब जरा समझते हैं कैसे। स्पॉइल्ड का मतलब क्या होता है, स्पॉइल्ड का मतलब होता है कंटामिनेटेड, कोई चीज खराब हो गई है, सड़न हो गई है, अंडा सड़ गया है घर में, खाना सड़ गया है, कंटामिनेट हो गया है, जिसके अंदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म ने कुछ काम कर दिया, उस सेंस में ये स्पॉइल्ड यूज होता है। रेविस्ड का मतलब होता है किसी चीज को बर्बाद कर देना, रोइंड,
प्लंडर, लूट मचा देना कहीं पे, है ना, रेवेज कर देना, अटैक कर देना, बहुत ही खतरनाक, अटैक भी कह सकते हो ना, असेल, अटैक, प्लंडर, रूइन, किसी चीज पे बहुत बड़ा आक्रमण कर देना, ठीक है, और सब तबाह बर्बाद कर देना। डिमोलिश का मतलब होता है डिस्ट्रॉय, कोलैप्स, किसी चीज को करा देना, डिमोलिश कर देना मतलब सतह उसकी एक जैसी कर देना, इरेडिकेट कर देना, जड़ से उखाड़ देना, जिसे आप कहते हैं अपरूट कर देना। ठीक है, वैसे तो ये सब है सिनोनिम ही, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस है। रेवेज का मतलब होता है गुस्से में आके कोई कंट्री वंट्री बर्बाद कर देना, और डिमोलिश का मतलब होता है गिरा देना किसी चीज को, यूजुअली ना, खत्म कर देना। और इरोडेड वर्ड कहाँ से बना है? इरोजन से बना है, खराब कर देना। ये वैसा वाला होता है जिसपे जंग आ जाती है, क्या बोलते हैं जंग को? कोरिजन, कोरोड, जितना कोरिजन आ जाती है जंग, तो ये वो वाला इरोड है, इसलिए आंसर क्या हो जाएगा? इरोडेड। हैज है तो हैज के साथ हमेशा थर्ड फॉर्म आती है, वही यहां पर भी आई है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, मार्शी क्या होता है? मार्शी का मतलब होता है स्वैम्पी, मडी, या फिर वाटर लॉक्ड, कीचड़ वाला एरिया, है ना, दलदल वाला एरिया, दलदल कीचड़ जैसा, मार्शी। तो कह रहा है बड़ा मुश्किल था, इम्पॉसिबल था विक्टिम की बॉडी निकालना प्लेस ऑफ एक्सीडेंट थे, क्योंकि वहां पहुंचा ही नहीं सकते, इनएक्सेसिबल, दैट कांट बी एक्सेस्ड, एक्सेस्ड। डिस्टेंट का मतलब होता है फार, दूर का। रॉकी का मतलब होता है हार्ड, है ना, जो एकदम रॉक वाला सरफेस होता है। थोड़ा से ज्योग्राफी वाले वर्ड हैं ये। ठीक है, तो इनएक्सेसिबल, ए इज द करेक्ट आंसर, एंड दिस इज गोइंग टू बी द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे। एज अ रिजल्ट ऑफ फेवरेटिज्म। फेवरेटिज्म क्या होता है? फेवरेटिज्म का मतलब होता है नीपोटिज्म, भाई भतीजावाद जिसे आप कहते हैं। तो बहुत सारे अनसुटेबल कैंडिडेट हैं जो पोस्ट पे बैठे हैं भाई भतीजेवाद की जगह, फेवरेटिज्म की जगह, कि जब से किसी ने अपने भाई को लगा दिया, किसी ने अपने साले को लगा दिया, जीजा को लगा दिया, ये सब होता है। टॉलरेंस का क्या मतलब होता है? टॉलरेंस का मतलब होता है आपकी सहन शक्ति, सस्टेनेबिलिटी जिसे आप कहते हैं, टॉलरेंस। ठीक है, ह्यूमिलिटी का मतलब होता है मॉडेस्टी, डिसेंसी, तमीज। और वीकनेस तो आप जानते हैं, कमजोरी।
वल्नरेबिलिटी भी कहते हैं। तो सिनोनिम भी आपको यहाँ पे मिले हैं कुछ, आंसर हो जाएगा बी। तो एक बार डीपीपी लगाते हैं, फिर आज के चीते देखते हैं कौन कौन है। तो ये हो गया भाई बेसिक्स ऑफ इंग्लिश ग्रामर, वही क्वेश्चंस होंगे जो मोस्ट प्रोबेबली हमने करे हैं। तो पीपल, पीपल क्या है, प्लूरल है, तो भाई लिव्स थोड़ी होगा, लिव होगा। ये प्लूरल तो वर्ब भी प्लूरल, ए इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, द क्वालिटी ऑफ एप्पल्स, तो क्वालिटी की बात हो रही है, एप्पल्स की बात नहीं हो रही है। द क्वालिटी वॉज नॉट गुड, एप्पल्स की बात नहीं हो रही, एप्पल्स तो ऑफ के बाद आया। वैसे भी जो भी चीज प्रपोजिशन के बाद आती है वो ऑब्जेक्ट होती है, ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब नहीं लगता, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगता है। तो आंसर क्या हो जाएगा, बी इज द करेक्ट आंसर। डिड यू, डिड डू डस के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, तो हैड थोड़ी होगा, डिड यू हैव होगा। ए इज द करेक्ट वन। द टीचर अलॉन्ग विद द स्टूडेंट्स इज, अगेन यहाँ पे किसकी बात हो रही है, टीचर की बात हो रही है, स्टूडेंट्स की बात नहीं हो रही है। आंसर क्या हो जाएगा, बी। स्टूडेंट की बात नहीं हो रही है, टीचर इज पार्टिसिपेटिंग। जैक एंड जिंगल, जैक एंड जिल इज थोड़ी होगा, दो होगा। आर गोइंग अप द हिल, एवरीवन इन द टीम। अब फिर देखो ये प्रपोजिशन आ गई, इसके बाद ये ऑब्जेक्ट आ गया, तो ऑब्जेक्ट है ना, सब्जेक्ट ये है, तो यहाँ पे एवरीवन इज अवेयर, तो बी इज द करेक्ट आंसर। द बुके ऑफ फ्लावर्स इज ब्यूटिफुल, तो बुके की बात हो रही है, इज द करेक्ट आंसर। अगला, डस ह्यूमन एक्टिविटी कॉजेज नहीं हो जाएगा, इट शुड बी कॉज, क्योंकि डिड डू डस के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। डिड यू एवर स्वॉलोड नहीं होना चाहिए, डिड यू एवर स्वॉलो। डिड डू डस के साथ हमेशा फर्स्ट की वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो ये नो होना चाहिए, ए इज द करेक्ट आंसर। अ पार्ट ऑफ मी डजन वांट, डिड डू डस के साथ फर्स्ट फॉर्म, डजन वांट, बी इज द करेक्ट आंसर। कितना आसान क्वेश्चन है सारे। वाई डजन यू, यू डजन थोड़ी होगा, वाई डोंट यू होगा, यू के साथ तो डोंट आता है, प्लूरल है। दे गॉट देयर डोर, तो पेंटेड होना चाहिए, क्योंकि डोर क्या है, थिंग है। दे ऑल गैंग्ड अप टू ट्राई एंड गेट हिम चेंज्ड, थर्ड फॉर्म, ठीक है। शी गॉट द टीचर एक्सप्लेन्ड, तो आंसर बी हो गया, ठीक है। द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम, सिनोनिम बताना है, बहुत आसान है। जीलस, जीलस का मतलब होता है जिसके अंदर बहुत ज्यादा जोश हो, जील से बना, एंथुजियास्टिक, ए इज द करेक्ट आंसर। अपेथेटिक, इंडिफरेंट दोनों सिनोनिम जैसे हैं, जिसको फर्क ना पड़े। हॉस्टाइल, हॉस्टाइल होता है अनफ्रेंडली, तो डी इज द करेक्ट आंसर। जो गुस्से में रहता हो, हॉस्टाइल हो, अनफ्रेंडली हो। रिस्पेक्टफुल के दोनों सही है, यहाँ पे एडमायरिंग भी हो सकता है, ड्यूटीफुल भी। तो एडमायरिंग तब जब आप उसे इसलिए रिस्पेक्ट करते हो क्योंकि आपको प्यारा है, क्योंकि वो अपनी ड्यूटी में एकदम बहुत बढ़िया है, इसलिए दोनों लगा सकते हो, ड्यूटीफुल ज़्यादा बढ़िया है, सी लगा दो, इसमें दोनों सही है बेसिकली। कॉन्सिक्वेंस का मतलब होता है रिजल्ट, आउटकम। एक्सप्लेन का मतलब होता है इलैबोरेट, और कुछ नहीं जा सकता है, ठीक है। तो समरी थी कि आज हमने कंप्लीट कर लिए हैं 6 रूल्स, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में इसका रिवीजन कराएंगे। आपसे इंतजा है कि प्लीज़ डीपीपी ज़रूर लगाइएगा, और आप शक्ति बैच से भी इसके क्वेश्चंस लगा सकते हैं। बहुत सारे क्वेश्चंस आपको इन रूल्स में शक्ति बैच से भी मिल जाएंगे। एक चीज़ याद रखिए, जब तक आप रीडिंग कर रहे हैं और आप शेड्यूल फॉलो कर रहे हैं, आपकी तैयारी सही चल रही है। ये छूटा नहीं कि आप पीछे होना शुरू हो जाएंगे। सोशल मीडिया हैंडल्स पे भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं। एक बार आज के अगर हम देखें ज़बरदस्त चीज़ें, तो देखो भाई 16 में 16 कितने लोगों ने सही कर दिया, एक नहीं है। नव्या, नमन, सक्षम 16 on 16, ज़बरदस्त परफॉर्मेंस। फितन में 15, सुरभि 15, हिंदी माध्यम भी 15 लेके आया देखो, ठीक है। सब बच्चे बाकी, प्रिंसी, सत्यम, खुशी,
संध्या, सब 15-15 नंबर लेके आए। तो देखो यार, ऐसा नहीं है, बच्चे बहुत ज़बरदस्त स्कोर कर रहे हैं, तुम्हारी क्लास के ही हैं, सारा सही कर रहे हैं, है ना, और तुम कह रहे हो मेरे को कुछ समझ में नहीं आ रहा, तो सोचो फिर कैसे होगी तैयारी, है ना। सब बता चुका हूँ, पहली क्लास देखो, यूट्यूब पे मिलेगा शक्ति बैच। एक स्ट्रैटेजी मैंने दी है आपको, उसी के हिसाब से चलना है, स्वास्थ्य तो सारी चीज़ें एकदम बढ़िया हो जाएंगी। ठीक है, बस। बाकी ये तो हमारा टारगेट रहता ही है कि हम सिलेबस टाइमली कंप्लीट करके बाद में पीवाईक्यू आपको लगवाते हैं। मेरे को कैसे पता होगा तुमने क्या सोचा है? नोट करने का भी टाइम तो जो जीवन में पढ़ाऊंगा कब मैं? नोट करने के लिए टाइम ही टाइम है, मैं चला जाऊंगा, रिकॉर्डेड वीडियो देखो, लेट लेट के दिन भर नोट बनाओ, अलग अलग पेन यूज़ करो, स्टेंसिल यूज़ करो, स्पार्कल लगा दो उस पर, चार्ट पेपर बना लो, तुम्हारी मर्जी है। नेक्स्ट क्लास है तो अब और देर में छोड़ेंगे, देखो ये जो ज्ञान हमें देता है ना, तो फिर हमें लगता है अब तो यार। सेम क्वेश्चन। अरे अभी यहाँ पे डॉग नहीं दिखा सकता, डॉग बेचारा खुद ही बीमार है, वो नीचे है उसको। कोई और मॉडल हो तो हमने कुछ बताया, सिर्फ यूज टू की बात करी थी, अपने पास से नहीं सोचना है। चलो बस, और नहीं देख पाएंगे भाई। तो ये थी हमारी आज की क्लास, मुझे बताइएगा कि आपको क्लास कैसी लगी, किसी का कोई डाउट दुविधा शक तकलीफ दर्द खा जाए तो पूछ लीजिए, नहीं तो एनडी नो डाउट लिख दीजिए। चलिए भाई, तो थैंक यू सो मच, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास, लव यू ऑल, जय हिंद जय भारत।